हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस लेक्चर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग अपने पास रिवाइज करने वाले बेटा इंड AS 28, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। एक आसान सा आपके पास में वाला स्टैंडर्ड जो हम करने वाले हैं। हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताया था कि जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट्स दिखाने वाला हूँ बेटा, वो आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगे। इसी वीडियो के नीचे बेटा आप लोगों को मिलेगा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पर बेटा आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंडली, आपके पास में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी वीडियो के नीचे, जहाँ पर बाकी इंडेक्स की भी आप लोगों के पास में रिवीजन वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात आते हैं भाई एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर आपके पास होता क्या है। तो बेटा हम जैसे ही बोलते हैं एसोसिएट, तो एसोसिएट क्या होता है बेटा, अगर एक एंटिटी में आपके पास ओवर विच इन्वेस्टर का क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। मतलब अगर इन्वेस्टर का किसी एक एंटिटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो इन्वेस्टर के लिए क्या बन जाएगी, वो दूसरी एंटिटी क्या बन जाएगी, एसोसिएट कहलाई जाएगी। अब सवाल उठ के आता है, सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है। तो बेटा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए हम बोलते हैं, अगर किसी के पास पावर है टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड द ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस। अगर आपके पास इस चीज की क्या है, पावर है। और वो कैसे आती है, ठीक है, ये तो एक आपके पास में जनरल बात होगी, बट हम जब परसेंटेज स्टेक के हिसाब से बात करते हैं तो हम बोलते हैं, अगर आपके पास 20 से 50% तक का स्टेक है, मतलब अगर आपके पास 20 से 50% तक का स्टेक है, तो आपकी क्या बन जाएगी, वो एसोसिएट बन जाएगी, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अगर एनजी लिमिटेड इन्वेस्टर का 20 से 50% तक का स्टेक है दूसरे में, तो वो आपकी एसोसिएट बन जाएगी जो रवि लिमिटेड है, ठीक है ना। सर 50% ज्यादा, फिर तो वो सब्सिडरी बन गई ना यार, फिर तो वो सब्सिडरी बन जाएगी। तो 20 से 50% बोला जाता है। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात आती है, आपके पास अगर एंटिटी का हमने बोला 20% उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स है, तो उसका हम क्या बोल देंगे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और उससे वो एसोसिएट बन गई। अनलेस अदरवाइज प्रिज्यूम, इसका मतलब अगर ये प्रूव हो जाए कि मान लीजिए 25% स्टेक होने के बावजूद आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर वो एसोसिएट नहीं है, अगर प्रूव हो जाए। नॉर्मली है सेम तरीके से वाइस वर्सा, अगर 20% से कम है स्टेक आपके पास में वोटिंग राइट्स का जो है, अगर वो कम है, मान लो 15% है, तो वो एसोसिएट नहीं है, वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पास में वो एसोसिएट नहीं बनेगी। बट अगर ये प्रूव हो जाए कि 15% वोटिंग राइट्स होने के बावजूद, 15% स्टेक होने के बावजूद आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो उस केस के अंदर वो क्या बन जाएगी, एसोसिएट बन जाएगी। तो वही बात है, एंटिटी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होता अनलेस ये प्रूव हो जाए, ठीक है ना। और ज्वाइंट वेंचर आपके पास बेटा क्या से बनता है, देखो ज्वाइंट वेंचर के बारे में हमने इंडेक्स 111 में सीखा हुआ है, ठीक है ना। ज्वाइंट अरेंजमेंट में हमने बात की हुई है। आपके साथ ज्वाइंट अरेंजमेंट वेयर पार्टीज का क्या होता है, ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट, राइट टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। क्या होता है, राइट टू द नेट एसेट्स, क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, ज्वाइंट आपके पास वेंचर होते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन की जो ट्रीटमेंट अकाउंटिंग वो आपके पास कौन बताता है, आपके पास इंडेक्स 111 ही बताता है। और वहीं पे लिखा हुआ है कि ज्वाइंट वेंचर के लिए हमें कौन बताता है, आपके पास में हमें बताता है इंडेक्स 28 बताता है, ठीक है ना। जो ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो हमें ये बता रहा है। तो इसलिए हमारे इंडेक्स दोनों के अपने पास बताने जा रहे हैं। ना सबसे पहले बात आई अकाउंटिंग क्या है, कैसे करनी है। तो बेटा हमारा सिंपल सी बात है, जो इन्वेस्टर होता है, जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसके लिए वो दूसरी एंटिटी, या तो वो आपके पास उसके एसोसिएट है, या वो उसके पास में उसकी क्या है, आपके पास में ज्वाइंट वेंचर है, तो उस केस में एसएफएस के अंदर में जो सेपरेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उसमें तो वो इंडेक्स 27 के हिसाब से दिखाएगा। जो सेम चीज हमारे पास अगर वो सब्सिडरी भी होती है, तो भी आपके वही रूल लगता है, वो आपका है कॉस्ट या फेयर वैल्यू वगैरह के हिसाब से अपने पास में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब आप सीएफएस बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, आपको सीएफएस भी बनानी पड़ेगी। अगर वो आपकी अपने पास क्या है, एसोसिएट है या आपकी ज्वाइंट वेंचर है, तो आपको सीएफएस बनानी पड़ेगी। हाँ, सब्सिडरी है तब भी बनती है। सब्सिडरी के केस में क्या होता है, जो फर्स्ट डे की सीएफएस होती है वो हमें इंडेक्स 103 सिखाता है, जो डे 1 वाली होती है, और जो ईयर एंड वाली होती है वो हम 110 के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है ना। ये बात हमें क्लियर है। हाँ, अब जो आपके पास में एक तरीके से एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर है, उस केस में जो सीएफएस बनेगी उसकी अकाउंटिंग हमें इंडेक्स 28 बताता है। जो हमें ये बताने जा रहे हैं आपके पास में, दैट इज वो एक इक्विटी मेथड बताता है। क्या बताता है, इक्विटी मेथड बताता है। तो इक्विटी मेथड क्या है, ये एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जहां पे इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट। आप इनिशियली फर्स्ट डे पे तो कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, जो एसएफएस के अंदर में है, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे अपने पास में, कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब ये हमें क्या बताता है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। हम किसकी बात करने जा रहे हैं, जो अकाउंटिंग इन्वेस्टर ने करनी होती है फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। इस पूरे एग्जांपल से हम ये समझ जाएंगे कि हमें ये स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, छोटे छोटे और पॉइंट्स करते जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा एक्विजिशन की मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। मान लीजिए हमने 1 अप्रैल 1 को एनजी लिमिटेड ने 30% स्टेक एक्वायर किया था रवि लिमिटेड में 12 लाख रुपए का। तो ये तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब ये एंट्री तो हमारी एसएफएस में डल रही है, और यही एंट्री सीएफएस के लिए एक प्रकार से। तो हमारी एंट्री ये डल रही है, इन्वेस्टमेंट इन रवि लिमिटेड, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बैंक। तो अगर मैं बोलूं चाहे एसएफएस के अंकल देखो, क्या सीएफएस के अंकल देखो, एंट्री क्या डल रही है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बैंक 12 लाख, ये तो हाई कॉस्ट।
ये तो कॉस्ट है उस इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना। अब एसएफएस के अंदर तो इसी पे दिखेगी, एसएफएस के अंदर तो एक प्रकार से ईयर एंड पे भी इसी वैल्यू पे दिखेगा, पर सीएफएस के लिए हमें इक्विटी मेथड क्या करने जा रहा है, ध्यान सुना। अब हम क्या करते बेटा, हमें उस रवि लिमिटेड के नेट एसेट दे रहा है ऑन द एक्विजिशन डेट, जो उसने मुझे बताई बुक वैल्यू नेट एसेट्स की कितनी है 20 लाख रुपए, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 25 लाख रुपए, किसके, रवि लिमिटेड के नेट एसेट की। तो हमें इंड एस 28 कहता है कि आप क्या करिए, सबसे पहले जिस दिन आपने एक्विजिशन करी, जिससे वो आपके एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर है, उसका आपको सबसे पहले उस दिन गुडविल वगैरह अपने पास में कंप्यूट करना है, गुडविल कैपिटल आप गुडविल और कैपिटल जब आप निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे गुडविल कैपिटल। आपका 30% स्टेक है, तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट कितनी ही करी आपने, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 लाख, तो आपकी कॉस्ट है, पर आपके पास इसके बदले कितना परसेंट स्टेक इन द नेट एसेट, सर 30% है, तो हम 30% नेट एसेट्स की क्या लेंगे, फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो 25 लाख का 30% विच इज 7.5 लाख। तो कंपेयर किया, यानी कि हमने ज्यादा दिए, तो ज्यादा दिए तो वो किस चीज की, एक प्रकार से गुडविल की है, ठीक है ना। तो ये गुडविल आपके पास बन गया, इसे क्या करना है, सिर्फ डिस्क्लोज करना है। प्लीज मेरी बातें समझते जाना, ये सीएफएस वो वाला नहीं है, इंडेस 103-110 वाला नहीं है ना, यहाँ पे हम ऐसा कोई एनसीए वगैरह की बात करते हैं, प्लीज समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम जितना हमने अपने पास परसेंट के लिए पैसा दिया, हम उतने ही परसेंट नेट एसेट के साथ सीधा कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ उसको कंपेयर करेंगे, और गुडविल हमने जो कंप्यूट करी उसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है। वो कैसे डिस्क्लोज करना है, हमने कॉस्ट बताई, उसके ब्रैकेट में लिख देना है कि इसमें गुडविल जुड़ी हुई है 4.5 लाख की, क्योंकि हमने 12 लाख रुपए जो पे करे उसके अंदर 4.5 लाख गुडविल की है ना, क्योंकि नेट एसेट के नाम के तो 7.5 लाख है, 4.5 लाख गुडविल के तो उसके अंदर है, बस ये ब्रैकेट में दिखाना है। अगर गुडविल है तो सिर्फ ब्रैकेट में डिस्क्लोज होगी। अब ये तो फर्स्ट डे की बात होगी। अब आप समझो, उसने बोला था ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये आपके पास में पीपी की वजह से, और उसकी कुछ रिमेनिंग लाइफ दे रहा है 10 साल, इसका हम पॉइंट सीखेंगे। अब पूरे साल में क्या परफॉर्मेंस करी किसने, रवि लिमिटेड ने, जो हमारी एसोसिएट है, उसको पूरे साल में प्रॉफिट हुआ 8 लाख का, उसका ओसीआई का भी आपके पास प्रॉफिट है कितने का, आपके पास में 3 लाख का। तो हमें इक्विटी मेथड क्या कहता है, हमें इक्विटी मेथड सिंपल सी बात बोलता है, वो कहता है जो भी एसोसिएट है हमारी, जो भी ज्वाइंट वेंचर है, उसने जितना कमाया वो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट का या वो ओसीआई का, उसमें जो हमारा हिस्सा बनता है हम उतने को अपनी बुक्स में एक प्रकार से रिकॉग्नाइज करने की बात करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, किसमें, सीएफएस के पर्पस के लिए। किसके लिए, तो हम एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू कर रहे हैं, तो हम अपना जितना परसेंट बनता है उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम अपने पास पीएनएल में, ओसीआई में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपके पास बेटा क्या है, जैसे कि आपके पास ये प्रॉफिट है 8 लाख का, तो हम क्या करेंगे, अपने पास में शेयर इन प्रॉफिट ऑफ रवि लिमिटेड पोस्ट एक्विजिशन, हमारी एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट, उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट एक्विजिशन। तो हमारा हिस्सा कितना, 8 लाख का 30%, तो कितना बना 240। तो हमारी एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू शेयर इन प्रॉफिट, जो आपके पास है दैट इज पीएनएल। तो इफेक्टिवली क्या होगा, डेबिट करने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 240 से, और क्रेडिट ये कहाँ चला गया, हमारे खुद के पीएनएल में जाके ऐड हो जाएगा, किसके, इन्वेस्टर के, जिसे आप 103-110 में कंसोलिडेटेड पीएनएल बोल देते हैं, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग बोल देते हैं, एक प्रकार से वहां चला जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही ओसीआई का कितना है, सर ओसीआई का 3 लाख है, तो ओसीआई वाला ओसीआई में जाके कॉरस्पॉन्डिंग ऐड होगा, तो 3 लाख में हमारा 30% कितना हो गया, शेयर इन ओसीआई 90,000। तो यहाँ गया एंट्री क्या बनी, एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वो डेबिट हुआ तो बढ़ गई वैल्यू, टू शेयर इन ओसीआई प्रॉफिट, तो वो हमारे ओसीआई में ऐड हो जाएगा। तो इन्वेस्टर के खुद के ओसीआई में जितना 30% हिस्सा बनता है ऐड हो गया, और कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, लॉस होगा माइनस हो जाएगा, लॉस होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते बेटा, एक आपके पास जो बात हो रही थी यहाँ पे, विच इज जो डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू का था, ये आपका डिफरेंस कितने का था, 5 लाख का था ना जो था। तो ये 5 लाख के ऊपर आपके क्या आगे के पीरियड पे डेप्शन का इफेक्ट आएगा, एडिशनल डेप्शन जो हम अपने पास करते थे, इवन 110 वगैरह में भी सीखते थे। तो ये पीपी की वजह से है, उसकी लाइफ आपकी 10 साल है, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेना है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लेना है, तो हमारा एक तरीके से क्या हो रहा है, पोस्ट का प्रॉफिट कम होगा ना, तो प्रॉफिट कम करेंगे इफेक्टिवली एडिशनल डेप्रिसिएशन का, तो उतने से आपके पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करेंगे और पीएल कम करेंगे। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्या कर दिया जाएगा, आपके पास ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों जैसे ऐड हो रहे थे प्रॉफिट वाले, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का आपके पास शेयर जो है माइनस हो जाएगा। तो कितना बनेगा, 5 लाख था एक्सेस, लाइफ 10 साल थी, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 50,000 बनी। अब 50,000 पे हर चीज का याद रखना, परसेंटेज लगाना मत भूलना, जो हमारा स्टेक है 30% हमारा हिस्सा आएगा, विच इज 15,000 माइनस हो गया। तो क्या करेंगे, शेयर इन प्रॉफिट पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 15,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी और पीएनएल आपके पास कम हो जाएगा। देखिए एक सिंपल सी बात बोलूं, पूरे साल में हमने कितना कमाया, 240 जो हमारा शेयर है, मतलब चाहे प्रॉफिट था 8 लाख, ये आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। इसी में तो 50,000 का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता ना, तो 8 लाख माइनस 50 आप करके कर देते,
हम अलग अलग दिखाए थे कि आपके पास प्रॉफिट का अलग से ऐड कर दिया तो डेप्शन का अलग से माइनस कर दिया। बात वही हो रही है, बात वही हो रही है। और एक चीज क्या है, एक चीज है मेरे प्यारे बच्चों, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया किसने, रवि लिमिटेड ने। तो जो एसोसिएट ने डिविडेंड बांट दिया, जो उसने डिक्लेयर कर दिया बेटा इस ईयर में कितने का, 1 लाख का, क्या हमें उतना ऑब्वियसली डिविडेंड मिला? द आंसर इज यस। तो एक प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ध्यान सुनना है यहाँ पे, 1 लाख में हमें कितना मिला होगा, 30% के हिसाब से 30,000। तो बेटा प्लीज समझिए, हमारा 30% स्टेक है, तो उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया 1 लाख, हमें कितना मिला 30,000। तो अगर मैं एसएफएस की बात करूं, लॉजिकली इसकी एंट्री तो एसएफएस में बनती है, इसकी एंट्री तो एसएफएस में बनती है। वो क्या बनी होगी, जब मिला तो बैंक, या अगर अभी डिक्लेयर ही किया तो डिविडेंड रिसीवेबल टू डिविडेंड इनकम, जो कहां चली जाएगी, हमारे पीएल में, इन एसएफएस, इन एसएफएस। और हम अपने सीएफएस में क्या डालनी बनती है, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, क्योंकि उतने से हमने प्रॉफिट, एक तरीके से हमने पूरे साल के प्रॉफिट को अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम कर रहे हैं, वो एक प्रकार की रिकवरी तो हमारी। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमने प्रॉफिट वाला ऐड किया पूरे साल में कितना कमाया, उसमें जितना डिविडेंड मिल चुका है, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर रहे हैं और जो पीएनएल को कम कर देंगे। हमारे पास हमारा आईसीआई ये मान के चलता होता है, मैं वैसे भी आपको बता रहा हूँ, वो ये मान के चलता है कि हमने ना एसएफएस के अंदर में एक प्रकार से एंट्री नहीं डाली। तो जब आपने नहीं डाली तो ये दोनों एक प्रकार से कैंसिल हो गए, तो हमारी एक ही कलेक्टिव एंट्री बन गई, दिस टू दिस, विच इज बैंक टू या डिविडेंड रिसीवेबल टू इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमें कभी ऐसे के मतलब उसमें दिखना है ना एंट्री, एक ही क्वेश्चन है जिसमें एंट्री डाली हुई है, तो उसमें वो ये एंट्री डाल रहे होते हैं, पर वो ये मान के चलते हैं कि आपकी एसएफएस में कोई एंट्री डाली, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, देखो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने के लिए तो कमी करना है ना सीएफएस के पर्पज से, वो तो हमने कमी करना है, बट डेबिट जो करना है सही मायने में, वो हम इसलिए बैंक ऑब्लिक डिविडेंड रिसीवेबल कर देते, क्योंकि मानते हैं एसएफएस में एंट्री नहीं हुई। तो यहाँ पे जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया उसमें हमारा हिस्सा कितना है, 1 लाख के ऊपर 30%, दैट इज 30,000, वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, एंट्री क्या बनी, बैंक डिविडेंड रिसीवेबल टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आया था। तो आपको क्या करना है, जितना शेयर इन उस दिन की आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में गुडविल की वैल्यू जो निकाली सर ब्रैकेट में डिस्क्लोज होगी, फिर जितना प्रॉफिट का हिस्सा है, जितना ओसीआई का हिस्सा है, वो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे वाला ऐड हो जाएगा हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। जितना डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है माइनस हो चुका है, क्योंकि वो तो आ ही चुका है, रिलाइज हो गया आपके पास में जो है, जितना एडिशनल डिडक्शन है उसका माइनस हो जाएगा। हाँ, लॉस होता तो माइनस होता, प्रॉफिट है तो ऐड हो रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी किस में दिखेगी बेटा, सीएफएस में दिखेगी, दिस इज योर इक्विटी मेथड। और सेकंड इफेक्ट कहाँ चलेंगे, पीएनएल में, ओसीआई में, ये आपका बैंक और डिविडेंड रिसीवेबल, ये पीएनएल आपके पास होगा, ये सेकंड इफेक्ट होगा। क्या सर हम यहाँ पे सब्सिडरी की तरह ऐसा नहीं करते, उसके सारे एसेट सारी लायबिलिटीज अपने साथ दिखाएंगे? नहीं रे बाबा नहीं, हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नाम से ही दिखेगा, हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखेगा, इस वैल्यू से दिखेगा, और ये हमारा इक्विटी मेथड है जो करने का है। ठीक है ना, तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे नोट्स पे भी एक बार पढ़ता हूँ, फिर भी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, सो डोंट वरी बेटा। तो हमारी सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी की, इन्वेस्टमेंट टू बैंक कॉस्ट है। फिर हम गुडविल कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए कॉस्ट जितने में करी थी इन्वेस्टमेंट में, कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू इन नेट एसेट्स इनटू हमारा शेयर, हर चीज के ऊपर शेयर करना है, तो आपके पास गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। गुडविल अगर आ रही है बेटा, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। हाँ, कैपिटल रिजर्व आएगा, उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा। फिर रिकॉग्नाइज करना है शेयर इन प्रॉफिट लॉस ऑफ एसोसिएट जेवी आफ्टर इन्वेस्टमेंट डेट, जितना प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदारी है उसको जो एक्विजिशन के बाद है उतना करना है। तो अगर प्रॉफिट है तो एंट्री का इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू शेयर इन प्रॉफिट पीएल में, जितना पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट है इनटू इन्वेस्टर का शेयर, लॉस होगा तो उल्टी एंट्री डल जाएगी। ऐसे ही शेयर इन ओसीआई वाला आपके पास आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट टू शेयर इन ओसीआई प्रॉफिट, लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री। हमेशा क्या करना है, शेयर करना नहीं भूलना। फिर डिविडेंड जितना आपके पास डिक्लेयर पे कर दिया एसोसिएट ने, तो बैंक डिविडेंड रिसीवेबल टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जितना डिविडेंड डिक्लेयर इनटू इन्वेस्टर शेयर। फिर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आ गई ड्यू टू फेयर वैल्यू इंपैक्ट, तो अगर फेयर वैल्यू ज्यादा थी तो हम एडिशनल डेप्शन भी आएगी, विच इज शेयर इन प्रॉफिट, जो पीएनएल बेसिकली वो कम हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट एसोसिएट वो वैल्यू कम हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की, जितना एडिशनल डेप्शन टू इन्वेस्टर शेयर। अनलेस प्रॉफिट में बाद में आता हूँ। तो अभी तक मैंने जितनी बात करी उससे क्लोजिंग बैलेंस बेटा कैसे आ रहा है, देखो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, जितनी गुडविल है, जितना शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट है पोस्ट एक्विजिशन उसमें ऐड हो जाएगा हमारा, जितना ओसीआई वाला है वो आपके पास पोस्ट एक्विजिशन का ऐड हो जाएगा, जितना डिविडेंड वो डिक्लेयर कर चुके हैं उतना माइनस हो जाएगा, जितना शेयर इन एडिशनल ऑप्शन है वो माइनस हो जाएगा। यहां तक हम सीख चुके हैं, आगे वाले हम बाद में आते हैं। ठीक है ना, अब एसेट लायबिलिटीज बेटा एसोसिएट जेवी के हमारे पास नहीं आते हैं, सीएफएस बनाते समय हमारे में इन्वेस्टमेंट दिखेगी, जब उसके एसेट लायबिलिटीज ही नहीं आ रहे, प्लीज समझना, जब उसके एसेट लायबिलिटीज ही नहीं आ रहे, तो अगर हम जो सीएफएस में सीखते ना आपस के पैसों का लेन देन इंटर कंपनी वगैरह कैंसिल करते थे, वो यहाँ मुद्दा ही नहीं उठेगा।
तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स एलिमिनेट ही नहीं होती है क्योंकि नेट एसेट्स आते ही नहीं है, जिसको लेके फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लास्ट में आपके पास कराऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। क्लोजिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है जो आ रही है वो सिंगल आइटम के तौर पे दिख जाती है अंडर नॉन करंट एसेट। तो हम उसे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आ रही है जो अभी निकालनी सिखाई वो आपके पास बैलेंस शीट में दिख जाएगी नॉन करंट एसेट में। ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल एक बार बात हो जाती है अगर हमने इन्वेस्टमेंट एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर कर रखे होते हैं और इक्विटी मेथड क्या कहता है, ठीक है जी। यस सर। अब इसी से रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ, एक्वायर क्या 35% इंटरेस्ट, ठीक है जी, पेमेंट कितनी करी टोटल में 4750, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। और आपके पास में नेट एसेट थे 90 लाख के पर उनकी फेयर वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख है, तो हमें 1 करोड़ 10 लाख का 35% से कंपेयर करना है। देखो तो ये गुडविल आ गई 9 लाख की, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, उसे कंपेयर किया बेटा आपके पास में बेसिकली उसमें ब्रैकेट में क्या लिख दिया, गुडविल लिख दिया 9 लाख का, जो गुडविल निकाली वो सिर्फ क्या होनी है, डिस्क्लोज होनी है। अब हमारे पास बेटा उसने बोला था ये जो डिफरेंस है 90 से 1 करोड़ 10 लाख का, ये डिप्शन आपके पास 20 लाख का आपके पास में पीपी का था, तो वो एडिशनल डिप्शन का इंपैक्ट आएगा और उसकी लाइफ कितनी है 10 साल। तो 20 लाख है आपका इंक्रीमेंटल, उस पर 10 साल तो 2 लाख की एडिशनल डिप्शन होगी, ठीक है ना। और उस पर शेयर हर बार शेयर करना 35%, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट कितना कमाया बेटा उसने, बाद में 8 लाख रुपए कमाया और डिविडेंड बांटा उसने 12 लाख का, तो 8 लाख में हमारा हिस्सा 35% वो ऐड हो जाएगा वो सेक्शन, और जितना डिविडेंड बांटा 12 लाख का 35% माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। फिर ओसीआई का उसने बोला बेटा 2 लाख का प्रॉफिट है, वो इंक्रीज हुआ था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, वो कहानी सुना रहा है पर वो 2 लाख का बस ओसीआई का प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो उसमें हमारा 35% कितना हो गया 70,000 बस। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जो उसने मेरे से पूछा होता है क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस ये दिखेगा, ठीक है। जो सिखाया वही आपके से अप्लाई हुआ इस क्वेश्चन में, तो बोनस आपके 5 नंबर है, ठीक है। अगला देखो, ये भी पेपर में आया 5 नंबर का, ठीक है। कितना परसेंट एक्वायर किया सर, 35% एक्वायर किया इंटरेस्ट, ठीक है ना। 35% एक्वायर किया बेटा, कॉस्ट कितनी है बेटा आपके पास 3 लाख की, नेट एसेट्स है 5.5 लाख के पर उनकी फेयर वैल्यू 6.5 लाख है, तो हम 3 लाख को कंपेयर करेंगे 6.5 लाख का 35% से, ठीक है जी। तो ये हमारी गुडविल आ गई 72,500। तो हम अपने पास क्या लिखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसके अंदर इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 72,500 जो कॉस्ट है, ठीक है। अब उसने बोला है जो चेंज था 5.5 से 6.5 1 लाख का इंक्रीज हुआ, ये आपका आपके पास पीपी की वजह से और उसकी रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, तो वही करेंगे। तो 1 लाख इंटू 1/8 35%, ठीक है ना। तो एडिशनल ऑप्शन वाला माइनस हो गया। फिर आपके पास उसने बोला कि इस पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया 1 लाख का और डिविडेंड भी बांटा 11,000 का, तो 35% करना है। 1 लाख का 35% और डिविडेंड जो बांटा 11,000 का 35%, वो माइनस हो गया। फिर उसने बोला कि इस साल में लॉस हुआ 15,000 का, कौन से वाला, ओसीआई का, ओसीआई का लॉस है, प्रॉफिट होता तो ऐड, लॉस है तो माइनस, बस। तो 15,000 में 35% माइनस हो जाएगा, तो शेयर पोस्ट एक्विजिशन लॉस का शेयर है बेटा 15,000 का 35%, बस आंसर आ गया। बिल्कुल सेम टाइप को है, प्रॉफिट ऐड लॉस है माइनस, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगला देखो, अगर यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में, ध्यान सुनना, अगर गुडविल की बजाय क्या होता बेटा, अगर गुडविल की बजाय हमारे पास में कैपिटल सब आ जाए तो क्या करेंगे, ध्यान सुनना। तो हमने यही बोला अगर कैपिटल सब है, तो एग्जांपल है 30% से एक्वायर किया था 6 लाख का, फेयर वैल्यू नेट एसेट की 25 लाख है, गुडविल कैपिटल सब बताओ और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट 6 लाख है, यस सर, 25 लाख का 30% 7.5 लाख, तो कैपिटल सब आ गया 150। अब आप अपने पास में क्या करोगे, आप कॉस्ट को दिखा रहे हो 6 लाख, क्या इसके अंदर में कैपिटल सब जुड़ा हुआ, नहीं, गुडविल तो इसके अंदर था ना, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया रखा था, कैपिटल सब तो क्या हमने ज्यादा नेट एसेट के बदले वी पेड लेस, देयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट एक प्रकार से। तो यहाँ पे जो रेयर बात होती है, यहाँ पे वो जो 150 है ना, हम ये कहने जा रहे हैं इसको एंट्री को इफेक्ट लेना है, गुडविल में तो जुड़ा हुआ था तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ ब्रैकेट में दिखाओ, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो एक्चुअली आप एंट्री डालोगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू कैपिटल सब, तो हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं कैपिटल सब को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम दिख रही है ना 6 लाख, एंट्री तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बैंक डाला और उसमें उसका इफेक्ट नहीं आएगा, तो हमें एंट्री डालेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू कैपिटल जब, मेरे प्यारे बच्चों आपके पास में, तो ये 1.5 लाख रुपए हमारे पास ऐड हो जाएगा, जो कैपिटल जब का हमने अपने पास ये डेबिट किया 150 से ऐड हो जाएगा। और ये कैपिटल जब जो क्रेडिट किया कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में, अदर इक्विटी में, कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। बाकी चीजें सारी सेम है जितने पॉइंट्स है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर है, पोस्ट एक्विजिशन ओसीआई का, एडिशनल डेप्शन है उसका माइनस या डिविडेंड है, वो सारी चीजें जो भी एडलेस हो जाएगी। बस ये बताना था अगर कैपिटल जब आया तो उसे अपने पास ऐड कर देना है, क्योंकि वो विदाउट है ना, गुडविल में तो वही ऑलरेडी इंक्लूड था, ब्रैकेट में दिखाओ, कैपिटल सब है तो ऐड कर दो। और सेकंड इफेक्ट कैपिटल सब कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में, अदर इक्विटी में। तो यही यहाँ पर मैं आपके पास मैंने लिखा हुआ भी है, अगर कैपिटल सब आता है
ठीक है ना। तो रिकॉग्नाइज करना है बाय पासिंग द एंट्री इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू कैपिटल रिजर्व, इतना है। और इसीलिए यहाँ पर में भी क्या आ गया, ऐड कैपिटल रिजर्व इफ एनी, तो ऐड हो जाता है, अगर कैपिटल रिजर्व होता है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट चीज मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आती है, कुछ एक पॉइंट है अनरियलाइज गेन का, कि अगर एक ने दूसरे को स्टॉक वगैरह बेचा तो उसकी वजह से स्टॉक बचा रहेगा विद प्रॉफिट है, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट की बात हो रही है। अब डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन होते हैं बिटवीन इन्वेस्टर एंड एसोसिएट भी। नो, इसे समझाने के लिए ना एक बार के लिए मैं आपको ना वो सब्सिडरी वाला ही बताने जा रहा हूँ जो अपने पास 110 में सीखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा। डाउनस्ट्रीम क्या होता था, जब पेरेंट सब्सिडरी को बेचता है। अब मुझे बताओ, हम प्रॉफिट किसका कम करते हैं, जिसने गुड्स सेल किए होते हैं, जिसने गुड्स बेचे होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट उसने कमाया। यहाँ पे अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा होता है, ये मैं 110 की बात कर रहा हूँ, अभी इंडेक्स 28 की बात नहीं कर रहा प्लीज, तो इसने कमाया होता है, तो प्रॉफिट इसका कम करोगे, और इन्वेंट्री उसके पास पड़ी है तो उसकी कम करोगे, तो आप इन्वेंट्री कम कर दोगे बैलेंस शीट में, और कंसोलिडेटेड पीएनएल कम हो जाएगा, विच इज कंसोलिडेटेड आरई। वो कहाँ होता था, स्टेप नंबर 5 में कम होता था, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। ओके, अगर अपस्ट्रीम है तो सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया होता है और पेरेंट के पास स्टॉक पड़ा है, तो पेरेंट का स्टॉक तो सीधा बैलेंस शीट में कम हो गया। अब प्रॉफिट कम होगा किसका, सब्सिडरी का। वो किस में कम होता था बेटा, स्टेप नंबर 2 में, जो आपके पोस्ट सेक्शनल प्रॉफिट है हमारे सब्सिडरी के, ये 110 में सीखते हैं, पोस्ट प्रॉफिट आपके पास में सब्सिडरी के, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, अगर एसोसिएट जेवी ने बेचे थे गुड्स आपके पास में, बेसिकली एसोसिएट जेवी का केस, और उसमें डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम का मतलब है इन्वेस्टर बेच रहा है, इन्वेस्टर ने दिया किसको, एसोसिएट को, मैं वर्ड करेक्ट यूज कर रहा हूं, इन्वेस्टर ना कि पेरेंट, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर ने दिया एसोसिएट को। अब ध्यान सुनना यहाँ पे एक बात, प्रॉफिट किसने कमाया, इन्वेस्टर ने, तो इन्वेस्टर का प्रॉफिट कम होगा, यस, तो पीएनएल आपके पास डेबिट हो गया। अब ये पीएनएल तो उसका दिख ही रहा है बैलेंस शीट में, उसका खुद का पीएनएल तो दिख रहा है ना, इन्वेस्टर का खुद की उसकी बैलेंस शीट में, तो उसका खुद का जितना आपके पास बनता है वो आपके पास कम हो जाएगा, जो प्रॉफिट आ रहा है आपके पास में, इन्वेस्टर का आपके पास प्रॉफिट कम हो गया। अब कम क्या करनी है, इसकी इन्वेंट्री कम क्या करनी है, एसोसिएट की इन्वेंट्री, स्टॉक तो उसके पास पड़ा है ना, तो प्रॉब्लम हियर कम्स इज, हम तो उसकी इन्वेंट्री दिखाई नहीं रहे, हम तो उसकी इन्वेंट्री दिखाई नहीं रहे, तो हम तो उसके नाम की सिर्फ इकलौती चीज दिखा रहे हैं अपनी किताब में, विच इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। भाई हम तो हर क्वेश्चन में क्या ही दिखा रहे हैं, आप खुद देखो ना, हम तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ही तो दिखा रहे हैं उसकी वैल्यू, तो हम कौन सा उसके सारे एसेट सारे लायबिलिटीज अपने साथ जोड़ रहे हैं, जैसे हम सीएफएस में करते हैं, तो हम तो उसके नाम का इन्वेस्टमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पीएनएल को डेबिट कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कम कर रहा है इन्वेस्टर, टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करेंगे, इन्वेंट्री नहीं कर सकते कम, क्योंकि उसके नाम की इन्वेंट्री तो ही नहीं, जब उसके नाम की दिखी क्या रही है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, तो वही कम करेंगे ना। आफ्टर द सेल इन्वेंट्री इज रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ एसोसिएट, सेल होने के बाद तो इन्वेंट्री उसकी किताब में दिख रही है। इन सीएफएस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एसोसिएट आर नॉट शोन सेपरेटली, हम सीएफएस बनाते समय उसके एसेट लायबिलिटी तो दिखाई नहीं रहे, मैंने अभी बोला, ठीक है ना, जब दिखाई नहीं रहे तो कैसे कर देंगे, सिर्फ उसके नाम का क्या दिख रहा है, तुम्हारे नाम की तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वो क्या, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो उसी को कम करने का है, ठीक है ना। तो जितना लेस प्रॉफिट है इनटू शेयर करके जो भी आ रहा है वो अपने पास आ जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा इन्वेस्टर का, और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर अपस्ट्रीम में अगर एसोसिएट ने बेचे थे किसको, इन्वेस्टर को, तो प्रॉफिट एसोसिएट ने कमाया, और आपके पास इन्वेंट्री इसके पास पड़ी इन्वेस्टर के पास, अब इसकी इन्वेंट्री तो दिख ही रही है, तो इन्वेंट्री तो कम हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो इन्वेंट्री इन्वेस्टर की अंदर बैलेंस शीट, वो तो कम हो जाएगी। प्रॉफिट किसका कम होएगा, इन्वेस्टर का, आपके पास में एसोसिएट का, तो उसका प्रॉफिट कम करना है, जिसे क्या बोलते हो, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट पीएनएल, तो उसका जो वो पोस्ट प्रॉफिट वाले में हम अपना हिस्सा जैसे ऐड करते थे, तो उसका ही वो पोस्ट प्रॉफिट का हिस्सा कम हो रहा है ना, वो जो पोस्ट प्रॉफिट का हिस्सा है वो एक प्रकार से कम हो रहा है, तो वो कम होगा, तो आपके पास वो कम हो जाएगा आपके पास में इफेक्टिवली, तो हमारे पास यहाँ पे शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट आपके पास पीएनएल आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में हो जाएगा, उसका खुद का प्रॉफिट आपके पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, जो इन्वेस्टर का है, जो हम अपने पास दिखा रहे होते हैं, क्रेडिट कर रहे होते हैं, एंट्री डालते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू शेयर इन प्रॉफिट वाला, तो वो आपके पास वैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, उसका वो कम हो जाएगा, ठीक है, और हमारी इन्वेंट्री कम हो जाएगी, हमारी इन्वेंट्री कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी लिखा हुआ है पॉइंट, अगर डाउनस्ट्रीम है तो इन्वेस्टर ने एसोसिएट को अगर बेचे थे तो प्रॉफिट कम होगा इन्वेस्टर का, और इन्वेंट्री कम हो रही है एसोसिएट की, वो दिख नहीं रही, तो उसके नाम की क्या दिख रही है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो वो कम होगी, क्या, जितना प्रॉफिट है इनटू शेयर, तभी आपके पास यहाँ देखोगे लेस हो रहा है, शेयर इन अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री इन द डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन आपके पास कम हो गया है, क्योंकि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम में किसने कमाया था प्रॉफिट, एसोसिएट ने, तो उसका प्रॉफिट कम होगा, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट पीएनएल, जो हम करके दिखा रहे होते हैं, अनलेस प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टर शेयर,
और इन्वेंट्री हमारी कम हो जाएगी, इन्वेंट्री हमारी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में चीज करी जाती है, ये आपके पास चीज करी जाती है, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम अपने पास दिखाते हैं जो एनालिस्ट का। अब इसका आपके पास में क्या बेटा, क्वेश्चन में भी देखता हूँ, क्वेश्चन में जो आता है, ठीक है ना। सुमेरु लिमिटेड के पास 35% बेटा क्या है, टोटल इक्विटी शेयर्स है ऑफ मेरू लिमिटेड एसोसिएट। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 3 करोड़ है इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 करोड़ पे दिखा रहे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को। सुमेरु ने गुड्स बेचे थे 3.5 लाख रुपए के मेरू को, उनकी कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख रुपए, ठीक है जी। इनमें से गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख टू मेरू वर इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेरू। तो उसका 1 लाख के बच गया। देखो सुमेरु ने बेचे किसको, आपके पास में मेरू को, तो इन्वेस्टर ने दिए एसोसिएट को, तो ये डाउनस्ट्रीम हो गया पहली बात तो, ठीक है ना। बेचे थे 3.5 लाख वाले, 3 लाख वाले 3.5 लाख, उसमें से 1 लाख के बच गए। क्लोजिंग स्टॉक जो है आपके पास, इस पूरे साल में उसने प्रॉफिट कितना कमाया बेटा, लॉस कमाया 1 करोड़ का। कहते हैं किस वैल्यू पे आपके पास दिखेगा इन द CFS अगर इक्विटी मेथड अडॉप्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या है, जैसे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़, अब इसमें गुडविल वगैरह की बात आ नहीं सकती, इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले से 3 करोड़ है। लॉस था 1 करोड़ का, उसमें जो हिस्सा है हमारा 35% माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होता है ऐड, लॉस का हिस्सा माइनस, ठीक है। अब आपके पास आता है जो हमने बोला था डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, जो अनलेस प्रॉफिट का है। अब अनलेस प्रॉफिट में देखोगे, उसने बोला था इसने 3 लाख के गुड 3.5 लाख में बेचे, तो 50 का प्रॉफिट कमाया। इसके पास उस 3.5 लाख जो इसके लिए खरीद पड़ी, उसमें से 1 लाख का स्टॉक बच गया। उसने ये तो बोला उसके पास कितने स्टॉक बच गया, 1 लाख का स्टॉक बच गया। उसने खरीदे कितने के, 3.5 लाख के, उसमें से 1 लाख का बच गया। अब सिंपल सी बात है, अगर 3.5 लाख की सेल वैल्यू में 50 का प्रॉफिट है तो 1 लाख में कितना हुआ आपका यूनिट बैंक। अगर आप परसेंटेज करके भी निकालेंगे वैसे भी आ जाएगा, बात वही है। तो इसमें इतना प्रॉफिट है, अब ये टोटल प्रॉफिट है, पर हमें हर चीज पे शेयर लगाना है 35%, तो कितना बना 5,000। तो 5,000 आपके पास माइनस हो जाएगा जो अनलेस प्रॉफिट का आ रहा है डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन का। एंट्री क्या बन रही है, इसका प्रॉफिट कम हो रहा है आपके पास में, इन्वेस्टर का, उसने कमाया था तो PL डेबिट हो गया। टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि उसके नाम की इन्वेंट्री तो हम दिखा नहीं रहे, उसके नाम की तो सिर्फ एक चीज है इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, तो इसलिए वो कम हो गया 5,000 से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, अगला पार्ट उसने क्या पूछा था बेटा इसी क्वेश्चन में, विल योर आंसर भी डिफरेंट अगर उसने प्रॉफिट कमाया होता 1.5 करोड़ का और डिविडेंड भी दिया होता 75 लाख का। बस कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रॉफिट का हिस्सा ऐड और डिविडेंड का जो मिल चुका है वो माइनस, बाकी अनलेस प्रॉफिट तो वैसे आना था। तो ये इतना ही था, 1.5 करोड़ में अपना हिस्सा ऐड, डिविडेंड वाला माइनस और अनलेस गेन वाला 5,000 तो माइनस ही हो रहा था, वो तो निकाल ही लिया था, ठीक है ना। तो ये वैल्यू दिख गई, ये आसान पार्ट था। पहला इजी है, पहला अगर हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यस सर। अगला देखो बेटा, अगला क्या है, सिनेरियो 1, एम लिमिटेड ने इन्वेस्ट किए 40% शेयर कैपिटल ऑफ एन लिमिटेड, ठीक है जी। एनहेंस लिमिटेड उसका क्या, एन क्या उसका एसोसिएट हो गया, ठीक है जी। उसका 40% स्टेक है तो वो एसोसिएट है उसका। इस साल में एन ने इन्वेंट्री बेची एम को, तो एन बेच रहा इन्वेंट्री एम को, तो ये एक प्रकार से अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है ना। कितने की बेची, 10 लाख रुपए की, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है 10% का, दैट इज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। तो यानी कि वो गुड्स की कॉस्ट 9 लाख थी, तो 9 लाख वालों को 1 लाख ऐड करके 10 लाख में बेचा, यही उसने बोला ना। यस सर। कहते हैं इसमें से एम ने इन्वेंट्री बेच दी 6 लाख की, तो बाहर के लोगों को, तो 6 लाख की तो बेच चुका है, हमने खरीदे 10 लाख के, 10 में से आपके 6 लाख के बेच चुके हैं, तो 4 लाख के ही बचे हैं। तो इन्वेंट्री 4 लाख की अभी भी पड़ी है, डिटरमिन करो अनलेस प्रॉफिट। अब पहले अनलेस प्रॉफिट पे भी आता हूं, पर उससे पहले मेरे को बताओ ये जो 1 लाख का प्रॉफिट एसोसिएट ने कमाया, क्या इसमें जो हमारा हिस्सा बनता है क्या वो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में ऐड होगा और हमारे कॉरस्पॉन्डिंग PL में चला जाएगा। यस। तो जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में 1 लाख का हमारा 40% हिस्सा था वो ऐड हो जाएगा। ये वैसे बता रहा हूँ, जो उसने प्रॉफिट कमाया बेचने में, बाहर बेचा हमें बेचा उससे फर्क नहीं है, पर जो उसने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर जो हमारा हिस्सा बनता है वो तो ऐड हो जाएगा ना। यस। अब उसके पास में ये तो आपके पास एंट्री डल ही चुकी है 40,000 की, ठीक है ना। अब आते हैं अनलेस प्रॉफिट, कितना स्टॉक बचा, 4 लाख। अगर 10 लाख के गुड्स में 1 लाख का प्रॉफिट था तो 4 लाख में कितना हुआ, तो 40,000 हो गया, या 10% सीधा ही बोल दो 40,000। और उसमें हमारा हिस्सा कितना हुआ बेटा आपके पास में, 40,000 में 40% के हिसाब से 16,000। अब ये 16,000 का क्या होगा, क्या करेंगे सर, एक तरीके से जो प्रॉफिट है इफेक्टिवली उसने कमाया तो उसका प्रॉफिट कम आपके पास, तो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ अनलिमिटेड जो आपका PL है वो डेबिट हो जाएगा, टू इन्वेंट्री कम हो जाएगी, जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी थी 16,000 से, 40,000 का 40%, 40,000 का 40%। ये आपके पास शेयर इन प्रॉफिट ऑफ अनलिमिटेड आपके पास 16,000, टू इन्वेंट्री आपके पास 16,000, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट, जब हम अपने पास में सॉल्विंग करके दिखाते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं एक आपके पास सिनेरियो भी,
एज्यूम सब कुछ सेम है एक्सेप्ट कि इन्वेंट्री अब एम ने एम को बेचा इंस्टेड की रिवर्स हुआ। अब आपका डाउन स्ट्रीम है, बस वो इतना कह रहा है। तो अगर डाउन स्ट्रीम में एम ने एम को बेचा था, एम ने एम को बेचा है, ठीक है, तो आपके पास पहला ऑल्टरनेटिव, आप सिंपल सी बात करो, अब किसका प्रॉफिट कम होगा? हमने स्टॉक रिजर्व तो निकाला भाई, 16,000 है, वो तो उतना ही आएगा। प्रॉफिट कम होगा आपका इन्वेस्टर का, उसे किस नाम से दिखाते हो? पीएनएल, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, उसकी इन्वेंट्री तो दिख नहीं रही, उसके नाम का क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट इन अनलिमिटेड, तो बस ये एंट्री डल जाएगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर देंगे और अपना पीएनएल कम कर देंगे, यही करेंगे। यस सर। ऐसे प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से कर रहा है, वो कह रहे हैं जी हम तो अपने पास सेल भी दिखा रहे हैं, सीओजीएस भी दिखा रहे हैं, तो अलग अलग कर दो। तो आपके पास पीएल में क्या दिख रहा है? सेल अलग है, सीओजीएस अलग है, प्रॉफिट अलग है, ठीक है ना। तो हम हर चीज़ का वो अपने पास परसेंटेज करके दिखा रहे हैं। तो 10 लाख का 40% स्टॉक बचा था भैया, अगर आपके पास 40% स्टॉक बचा, 10 लाख में से 4 लाख, तो हमने वो आ गया 4 लाख और उसका 40% जो हमारा स्टेक है। तो हम सेल कम करेंगे 160 से, सीओजीएस एक प्रकार से कम कर लेंगे 144 से, तो इफेक्टिवली ये उतने से प्रॉफिट कम हो गया ना 16,000 से। बात वही है, टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000। तो ये पीएनएल अकेला लिखने की बजाय हमने क्या बोल दिया? सेल अलग, सीओजीएस अलग। बात वही है, बात वही है, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। अगला एक और देखते हैं जो कि इंपेयरमेंट लॉस को लेके है, ठीक है ना। सिनेरियो एक्स ने इन्वेस्ट किया बेटा इन ज्वाइंट वेंचर वाई लिमिटेड बाय होल्डिंग 50% ऑफ इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यूरिंग देयर एक्स ने एसेट बेचा वाई को मार्केट वैल्यू 8 लाख में, और वो आपके पास कैरिंग वैल्यू कितनी है उसकी? 10 लाख। तो 10 लाख वाला एसेट 8 लाख में बेचा, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक्स ने इन्वेस्टमेंट करके जेवी में है बेसिकली, ठीक है ना। तो एक्स ने सेल करा आपके पास जेवी में, कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, बेचा 8 लाख में। तो जब उन्हें एसेट बेचा तो एक्स की एंट्री डालेगा बेटा, सिंपल है, बैंक में आएगा 8 लाख, लॉस हुआ 2 लाख, एसेट गया 10 लाख। ये हमारे पास बेटा कहीं से भी प्लीज मत बोलना है जॉइंट ऑपरेशन नहीं है। जॉइंट ऑपरेशन होता तुम्हारा इंडेक्स 111 लगता, वहां पे हम बोलते थे दूसरी पार्टी के शेयर वाले को रिकॉर्ड करो। अगर थोड़ा सा इंडेक्स 111 वाला ये पार्ट याद है तो हम बोलते हैं सेल परचेज, उसको जॉइंट ऑपरेटर को कौन सी रिकॉर्ड करनी है? दूसरे का हिस्सा है, क्योंकि आपके वाला तो ऑलरेडी आ ही रहा होता घूम कर, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास में पूरा आ रहा है इन दिस सम, अपने पास में उसमें ये प्रोपोर्शनेट करते थे रिकॉर्ड, ये हम जॉइंट ऑपरेशन में करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास एंट्री डाली, यस सर। अब आपके पास एक दूसरा तरीका भी है, आपको यार 10 लाख का एसेट है, बेच रहे 8 लाख में, तो 2 लाख का तो लॉस हो गया, तो पहले 2 लाख का इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लो और फिर सेल की एंट्री दिखा दो जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। बात एक ही है, बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो 10 लाख का एसेट 8 लाख में बेचा, ये सबसे आसान है। बैंक में 8 लाख, 2 लाख का लॉस, 10 से एसेट कम हो गया, सिंपल है। अगला आया सेम है सब कुछ एक्सेप्ट अब रिवर्स बेचा जा रहा है। अब अपस्ट्रीम वाला एक तरीके से एसोसिएट ने हमें बेचा है और वो कैसे काउंटिंग करेंगे? तो एक्स ने खरीदा है वाई से 10 लाख वाला एसेट, 8 लाख में 2 का लॉस हुआ। अब मुझे बताओ सबसे पहले तो 2 का लॉस हुआ एसोसिएट को बेचने पे, जब हमें बेचा तो 2 का लॉस हुआ, उसमें जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमारी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा नहीं। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन द लॉस हमारे पास माइनस हो जाएगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग तो उसकी एंट्री बन रही है शेयर इन लॉस टू इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख। और हमने एसेट खरीदा तो हम एंट्री क्या डालेंगे? हम एंट्री डालेंगे एसेट टू बैंक, सिंपल। कितने में? जितने का पड़ा 8 लाख। तो हमारा 8 लाख का एसेट किताब में दिखने वो आ जाएगा। हाँ, और जो उसको लॉस हुआ उसमें जो हमारा हिस्सा बनता है हम उसे दिखाएंगे, शेयर इन लॉस टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट होता था ऐड, लॉस है तो माइनस, बस इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम कर देंगे। तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से करने का है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है लॉस का। अब हम बात करेंगे लॉस मेकिंग एसोसिएट। अगर एसोसिएट को, ज्वाइंट वेंचर को बार बार आपके पास क्या होते जा रहे, लॉसेस होते जाते हैं, तो कैसे देना है? अगर हमने इन्वेस्टमेंट ओनली इन इक्विटी इंटरेस्ट कर रखी है, क्या कर रखी है? इन्वेस्टमेंट ओनली इन इक्विटी इंटरेस्ट कर रखी है। मान लीजिए एनजी लिमिटेड ने 40% इन्वेस्टमेंट करी थी रवि लिमिटेड में, ठीक है जी। 1 अप्रैल को कॉस्ट है 12 लाख, ये हमारी एसोसिएट है, तो कॉस्ट है 12 लाख की, ठीक है जी, 12 लाख कॉस्ट है। अब आगे रवि लिमिटेड को पहले साल में लॉस हुआ 20 लाख का, हम क्या करेंगे सर? 20 लाख में 40% स्टेक हमारा है, तो हमारे पास लॉस है तो माइनस हो जाएगा कितना? 8 लाख। तो वैल्यू कितनी दिखेगी? 4 लाख अगले साल के एंड पे। फिर अगले साल उसे फिर लॉस हुआ 25 लाख का, तो 25 लाख में 40% 10 लाख हो गया हमारा हिस्सा। अब सवाल उठा, हम तो वैल्यू ही 4 लाख दिखा रहे, हम तो वैल्यू ही 4 लाख दिखा रहे, क्या 4 में से 10 माइनस करके माइनस 6 लाख दिखा देंगे? नहीं, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो 10 लाख का जो लॉस है उसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज 4 लाख। भाई जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है उससे ज्यादा तो ना माइनस करके देगा, नेगेटिव थोड़ा ना आ जाएगा, जीरो तक ही पहुंच सकता है ना। तो हमने 10 लाख का बन रहा था जो करना था माइनस,
और हम माइनस ही 4 लाख कर पाएंगे क्योंकि वैल्यू ही 4 लाख है। बाकी अनरिकॉग्नाइज रहा जो हम माइनस नहीं कर पाए, ठीक है। अगले साल समय बदला, प्रॉफिट हुआ 50 लाख का। अब 50 लाख में 40% 20 लाख, क्या सीधा 20 लाख ऐड कर दूंगा? नहीं भाई, पहले जो पिछले साल का लॉस अभी तक नहीं लेके गए थे उसे दिखाओ ना। तो 20 लाख का प्रॉफिट का हिस्सा है, जिसमें से अनरिकॉग्नाइज लॉस 6 लाख था जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आपका जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वही आएगा ना, 14 लाख, उसे ही ऐड करेंगे तो 14 पे दिखेगा। आपको पता है ऐसे केस के अंदर में एक छोटा सा तरीका है और शॉर्टकट है निकालने का, सही बोलूं? आप सारे प्रॉफिट लॉस को ऐड कर दो, मुझे तो क्या बना, 20 का लॉस, 25 का लॉस, 45 का लॉस, 50 का प्रॉफिट, तो 5 का प्रॉफिट हो गया ना नेट में कलेक्टिवली। अब 5 के प्रॉफिट में 40% स्टेक हमारा है, मतलब 2 लाख। तो स्टार्टिंग 12 लाख थी, 2 लाख ऐड करोगे तो घूमकर 14 ही तो आया। हो वही रहा है, पर दिखाने का तरीका समझो कि जब वो नेगेटिव जा रहा है तो दिखाना नहीं जीरो, वो जीरो पे दिखेगा, बाकी अलग से अनरिकॉग्नाइज। और अगली बार जब प्रॉफिट आएगा, पहले उस जितने लॉस को हमने कंसीडर नहीं किया था पहले उसको करेंगे, बाद वाले प्रॉफिट को अपने पास दिखाएंगे, ठीक है ना। ओके, ये है अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट किस में कर रखे बेटा, इक्विटी इंटरेस्ट में। अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है ओनली इक्विटी इंटरेस्ट में, तो इफ एसोसिएट जॉइंट वेंचर कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है, देन इन्वेस्टर शुड रिकॉग्नाइज इट शेयर ऑफ लॉस टिल कैरिंग अमाउंट जीरो नहीं हो जाता। जब तक जीरो नहीं होता तब तक दिखाओ बस, उसके बाद इन्वेस्टर डिसकंटिन्यू कर देता है बाकी लॉसेस को दिखाना। अगर कल को उसे प्रॉफिट होता है सब्सिक्वेंटली, तो इन्वेस्टर रिज्यूम करेगा प्रॉफिट का हिस्सा, कब? जब पिछला आपके पास लॉस जो रिकॉग्नाइज नहीं किया था उसके जितना प्रॉफिट नहीं बन जाता। वही आपके पास में अगर प्रॉफिट आया है हमारे पास में 20 लाख का, तो उसमें हमारा अनरिकॉग्नाइज हिस्सा था आपके पास 6 लाख, पहले वो आपके पास तक पहुंचेगा प्रॉफिट का हिस्सा, फिर ही रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे 14 लाख, ठीक है ना। अगला है अगर इन्वेस्टमेंट बेटा प्रेफरेंशियल लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह में कर रखे हैं अपार्ट फ्रॉम द इक्विटी इंटरेस्ट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किस में कर रखी है, प्रेफरेंस में भी कर रखी है, डिवेंचर्स लोन वगैरह में भी कर रखे, किसके? ऑफ द एसोसिएट। इक्विटी में तो ही, साथ में उसके अलावा बाकी भी की है। तो मान लो हमने इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर रवि लिमिटेड में करके 40% है, उसकी वैल्यू 12 लाख है। प्रेफरेंस में भी कर रखी रवि की, लॉन्ग टर्म लोन डिवेंचर में भी कर रखी रवि की, अब इतनी कॉस्ट पे है। अब हमें सबसे पहले क्या बेटा ध्यान समझना, हमारा इंड एस 28 इस पे लागू हो रहा है, इन दोनों की जो अकाउंटिंग है तो 109 के हिसाब से होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, जो भी प्लस माइनस वाली बात होती है। अब यहां पे क्या पार्ट आ रहा है, मान लीजिए करंट ईयर में रवि को लॉस हुआ 50 लाख का। अब 50 लाख के लॉस में हमारा कितना परसेंट हिस्सा है, 40%, तो हमारा हिस्सा बना 20 लाख। अब 20 लाख है, मैं दिखाई 12 पे रहा हूं, तो मैक्सिमम 12 माइनस कर दिया, जीरो हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नॉर्मल कोर्स में बोलता है ये 8 लाख अनरिकॉग्नाइज है, जो बाद में जब प्रॉफिट आएगा तब होगा, जो पीछे से का। बट अब हम कह रहे हैं क्योंकि हमने उसी के किसमें, प्रेफरेंस शेयर लोन डिबेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखे, तो हम उसके अपने पास सेकंड में प्रेफरेंस और फिर डिबेंचर लोन वगैरह में अपने पास में उनकी वैल्यू कम कर देंगे। तो एक हिरार्की आ जाती है बेटा, क्या आ जाती है, हिरार्की आ जाती है किस चीज की, ऑर्डर फॉर एलोकेशन ऑफ लॉस। तो पहले जो था वो इक्विटी वाले जो था उसका डाला, फिर उसके बाद प्रेफरेंस को डालो, उसके बाद डिबेंचर्स को। तो उसमें क्या हो गया, अब देखो 8 लाख का है, तो 8 लाख हम प्रेफरेंस की वैल्यू कम कर देंगे, 8 लाख हम किसकी कम कर देंगे, उसके बाद प्रेफरेंस की कम, तो 12 पे दिखेगा, और ये ऐसे दिखेगा। जब ये भी कम हो जाता, खत्म हो जाता, फिर इससे कम कर देते। ये करना है अपने पास। इसका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ वही है, इन्वेस्टर शैल फर्स्ट अप्लाई इंड एस 109 उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे, वो तो मैं अभी क्वेश्चन में दिखा दूंगा, पहले 109 लगेगा। कोई भी अनरिकॉग्नाइज लॉस है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के बाद वाला, ठीक है ना, जब वो नील हो जाएगा उसके बाद कैसे होगा, पहली प्रायोरिटी प्रेफरेंस वाली, दूसरी प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म लोन डेट वाली। तो अगर इक्विटी वाले की वैल्यू खत्म हो गई उसके बाद किस पे जाएंगे, प्रेफरेंस, उसके बाद किस पे जाएंगे आपके डिवेंचर लोन पे, ठीक है ना। नो, इसी को लेके एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है हमारे पास, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, मतलब ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करना बनता है, 8-10 नंबर तक का आपके पेपर में इजिली बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 15 है ये आपके पास जो स्टडी मैट में, एंटिटी की फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ इंटरेस्ट है बेटा इन एसोसिएट। इक्विटी शेयर्स में कर रखे जहाँ 25% स्टेक है, प्रेफरेंस में कर रखे जो फेयर वैल्यू पे आपका दिखा रहे हैं 109, लॉन्ग टर्म लोन है जो एसीएम मेथड आपका 109 का। स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 में, पहले साल में कैरिंग वैल्यू हर की आपके पास कैसे कैसे कितने में दिखा रहे हैं, इन तीनों की वैल्यू बता दी, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इतने में तो दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको दे रखा है, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, तीनों का इक्विटी, प्रेफरेंस और लोन डे 1 पे। अब उसने क्या बोला,
आपको टेबल दे रहा है जो चेंजेस वगैरह बता रहा है सारी चीज़ें। तो उसने बताया ये 5 साल का इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस में आपको बता रहा है। ये इंपेयरमेंट लॉस वगैरह बता रहा है किसका, लॉन्ग टर्म लोन का। ठीक है ना, तो दोनों का बता दिया कितना इंक्रीज डिक्रीज है 109 का। और ये आ गया, ध्यान से, एसोसिएट का प्रॉफिट लॉस नहीं बता रहा, सीधा हमारा शेयर बता रहा है बेटा प्रॉफिट लॉस का। मतलब इन पे आपने ये नहीं कहना कि हम अपने पास 25% स्टेक है तो हम इंटू 25% करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 25% है, क्योंकि लिखा गया एंटिटी का शेयर इन द प्रॉफिट लॉस ऑफ एसोसिएट। हमारा कितना शेयर है भाई, हमारा कितना शेयर है, वो सीधा वो शेयर दे रहा है, तो ऑलरेडी 25% है, इस वैल्यू 25% मत करना, ये डायरेक्ट वैल्यू है। अब हमें बोल रहा है आपके पास में 5 साल का अपने पास हर साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस आना है। अब पहले आपके पास हम अपने पास ईयर 1 पे आते हैं। जब ईयर 1 पे आए बेटा, 3 इन्वेस्टमेंट है, ये वैल्यू सी 10 5 5, पहले 109 लगाओ, तो इसमें इसकी वैल्यू 50 से कम करनी है, इसकी वैल्यू 50 से कम करनी है, तो हमने 50 से दोनों कम कर दिए। वैल्यू कितनी के आते हैं आगे, 10 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख। ठीक है जी। अब आपके पास में 16 लाख का लॉस का शेयर है हमारा सीधा, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले इक्विटी, तो 10 लाख खत्म कर दिया, तो जीरो हो गया। अभी भी 6 लाख बचा है, तो फिर किसको, प्रेफरेंस को, वो भी 4.5 लाख दिख रहा है, तो 4.5 लाख कम कर दिया। फिर उसके बाद अभी भी 1.5 लाख पड़ा है, तो 1.5 लाख इसको, क्योंकि 16 लाख था ना टोटल में, तो अब भी सिर्फ ये दिखेगा 1 लाख। तो ऑर्डर क्या, एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म, जो हिरार्की हमारी बन रही है, ऑर्डर ऑफ एलोकेशन। ठीक है ना। अब अगले साल क्या हो रहा है, अगले साल ये 50 का लॉस है, ये 0 है, ये 2 लाख का लॉस है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, ये वाला थोड़ा सा ईयर क्रिटिकल है ये, और इससे अगला अगर क्लियर हो गया फिर दिक्कत नहीं। तुम्हारी बैलेंसेस क्या उठ के, नील नील और 1 लाख, ये पीछे से उठ के आगे। अब पहले तो 109 लगा, तो उसमें 50 माइनस हो गया, तो ये वैल्यूज आ गई। अब देखो, आप ये नहीं कह सकते थे कि सर ये माइनस होके माइनस कैसे दिख गया, तो हो नहीं सकता बेटा, वो तो उसने इक्विटी वालों का लॉस एक प्रकार से एब्जॉर्ब किया। अगर वो ना होता, प्लीज समझो, तो उसकी वैल्यू तो प्लस ही थी ना, 4.5 लाख, तो उसमें से तो 50 माइनस होके आता ना वो 4 लाख, प्लीज समझो, वो उसकी वजह से है, वो तो आने ही 109 का। ठीक है, अब इसीलिए हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे पास में 4.5 लाख का लॉस एब्जॉर्ब ना किया होता, तो फिर तो आप यही करते ना, 4.5 लाख ओपनिंग का था, 0.5 माइनस होके 4 लाख दिख रहा होता ना हमारे पास में एक बार। तो इसलिए हम कह रहे हैं जो लॉस उन्होंने पिछले साल में, क्योंकि अभी ये नेगेटिव है ना, इस नेगेटिव को एक्चुअली में तो बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते, इसको 0 पे दिखाएंगे। तो हम पिछला लॉस जितना इन्होंने इस साल एब्जॉर्ब किया था 4.5 लाख का, उसमें से हम 0.5 रिवर्स कर रहे हैं। कहने का मतलब नेट में हम मैक्सिमम 4 ही तो कर सकते थे। अगर मैं दोनों सालों को इकट्ठे लूं, अगर मैं 1 और 2 को इकट्ठे लूं, तो ये वैल्यू 4.5 थी आती, ये 0.5 होता है, तो 4 आता ना, तो मैक्सिमम लॉस अगर करते तो 4 लाख ही कर सकते थे ना, पर आपने तो 4.5 कर दिया था ना पिछले साल, तो पिछले साल वैल्यू 4.5 थी, इसलिए हम बोल रहे हैं 50 का रिवर्स हो गया। हाँ, अब आपकी ये वैल्यू 1 लाख है, तो ये 1 लाख आपका माइनस हो गया। इन टोटलिटी आपका कितना लॉस ही इस साल में एलोकेट हो पाया, 0.5 लाख। टोटल कितना था, टोटल था मेरे प्यारे बच्चों आपके 2 लाख। अब 2 लाख में से 1 लाख मत बोलना, 2 लाख में से 0.5 बोलना, क्योंकि इसका तो रिवर्स हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 लॉस बॉर्न बाय इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस ईयर 1 विल बी रिवर्स। वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, आप माइनस 0.5 तो दिखा नहीं सकते, तो जितना लॉस उन्होंने पिछले साल एब्जॉर्ब किया था हम उसे रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस अभी कितना पड़ा है, लॉस 2 लाख था, उसमें से 50 ही आपके पास में अभी एलोकेट हुआ है, बाकी अभी 150 बचा है। अगर आप दोनों सालों को इकट्ठे देखोगे तो 150 आएगा, जैसे मैंने समझाया। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू अगर पिछले साल 4.5 लाख उठ के आती है, पिछले साल ना करते तो मैक्सिमम यहाँ पे 4 लाख का ही तो करते ना लॉस, तो आपके पास इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी हमारा 1.5 का बचा है बैलेंस अन्य, जो हमने एलोकेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि सारे 0 हो गए, सारे 0 हो गए। अब थर्ड ईयर जब जाएंगे, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। अब देखो इनका क्या है सर, 1 लाख का प्लस, इसका 50 का प्लस, तो 1 लाख और 50 का आपके पास में प्लस आया, ये वैल्यूज बनी। अभी हमारा इस साल में कोई वैसे लॉस नहीं है या प्रॉफिट नहीं है, बट पिछले साल का भी 1.5 लाख का लॉस बचा है, जो हमने अभी तक एलोकेट नहीं किया, तो वो एलोकेट कर दो ना, ये 1.5 ही बनता है, 1 लाख और 0.5, तो पूरा 1.5 लाख का लॉस आपका हो गया, तो ये 0 हो गए। तो जो 1.5 लाख का लॉस पिछले साल अभी तक हम अपने पास रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे, उसे कर देंगे, जिससे वैल्यू वो 1 और 0.5 में से माइनस हो जाएगा। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट लॉस है वो 0 है, बट लास्ट ईयर का अनरिकॉग्नाइज 150 है, जो एडजस्ट कर लिया ईयर 3 में, कोई अभी बैलेंस नहीं बचा।
क्योंकि 1.5 लाख था, सारा ही हो गया, खत्म हो गई कहानी। अब तक 0 0 0 हो गया सब कुछ, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग आई ईयर 4 में 0 0 0। अब आपके पास में क्या आ रहा है बेटा इस साल, ये 50 का प्लस है, ये 10 लाख का प्लस है। तो 50 का प्लस आपके पास इसमें डला तो 0.5 और हो गया। अब हमने क्या करना है, फायदा आया, प्रॉफिट आया, समय बदला, अच्छे दिन आए। तो बेटा अब क्या करेंगे, लॉस आ रहा था तो कैसे करते, पहले इक्विटी, फिर इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, फिर इन्वेस्टमेंट लोन और डिबेंचर। अब हम क्या करेंगे, जितना लॉस हमने उनको एलोकेट किया था इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट, उनको रिवर्स करेंगे ना यार, उनको रिवर्स करेंगे। फायदा आ रहा है, फायदा सारा है, पहले इक्विटी को थोड़ा ना दे दोगे। तो जितना लॉस उन्होंने बॉन्ड किया था कि इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन या प्रेफरेंस ने, उतना आपका रिवर्स होगा, ठीक है ना। तो कितना क्या था, इन्होंने अपने पास अलग अलग सालों में इतना इतना किया था, तो आपके पास टोटल में इतना इतना किया बेटा। उसने 3 लाख किया डिवेंचर ने, और प्रेफरेंस ने 5 लाख किया, वो इंडिविजुअली लिख दिया। तो पहले इनका रिवर्स होगा, इसका 3 इसका 5। तो पहले किसका होगा, रिवर्स चलेंगे, उल्टा चलेंगे, पहले डिवेंचर वालों का, जिसको सबसे लास्ट में किया था उसको सबसे पहले फायदा देंगे, फिर प्रेफरेंस वालों को, अब इनको जितना किया था उतना पूरा कर देंगे, और बाकी इक्विटी वालों को 2 लाख। वो कैसे, क्योंकि 10 लाख का टोटल प्रॉफिट था, तो 8 लाख हो गया, 2 बचा। तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी क्लोजिंग। आप अगर इनके पास, अगर समझो अगर आपने लॉस एलोकेट ना किया होता तो इन दोनों की वैल्यूज यही आती। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जितना लॉस एलोकेट किया था वो सारा रिवर्स हो गया, जो कि आप क्वेश्चन से देख सकते हो। देखो ये 5 लाख था, 50 51 और 50, इन सारों को ऐड कर दो, ये 50 51 तो कैंसिल हो गया, 50 हुआ, तो 5 लाख और 50 5.5 लाख की वैल्यू बनी। और ये 3 लाख था, 50 माइनस 50 प्लस 3 लाख है। तो यही वैल्यू आज दिख रही है इनकी, देखो, क्योंकि जितना लॉस हमने डाला था सारा रिवर्स हो गया। अब लास्ट ईयर क्या है, वो क्वेश्चन ने दिया ही था, ये तीनों थे। इसका कितना कितना था बेटा, देखोगे 30 का प्लस है, और ये प्रॉफिट 10 लाख का है। 30 का इसका प्रॉफिट है तो ऐड हो गया इतने, और 10 का प्रॉफिट अब सारा किस में ही जाना है, आपका इक्विटी वाले में ही जाना है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, उसी में ऐड होगा, ठीक है ना। इसमें ये मत कह देना आप कि सर इक्विटी वाले में जितना लॉस डाला था, अरे वो तो जीरो होके आपके पास आ ही गया था ना, रिवर्स होके। बाकी हमने प्रेफरेंस डिबेंचर को दिया, उनका रिवर्स करते गए, जितना उनको लॉस भेजा था वो सारा रिवर्स हो गया, बाकी अब उसके बाद वो आ गया। तो यहाँ कॉन्सेप्ट में वही लिखा है, हमने जब बांटा था लॉस, वो प्रेफरेंस और फिर लोन को बांट दिया। अब अगर कल को एसोसिएट जेवी को प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर शुड रिकॉग्नाइज इट शेयर ऑफ प्रॉफिट एज फॉलोज। कैसे करेगा, फर्स्टली लॉन्ग टर्म लोन डेट जितना उनको लॉस बांटा था, सेकेंडली प्रेफरेंस जितना उनको लॉस बांटा था, और फिर बाकी सारा इक्विटी में जाता रहेगा जो भी आते जा रहा है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये हमारा एक अच्छा बढ़िया शानदार क्वेश्चन था समझने के लिए, ठीक है ना। देन अगला आता है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है छोटा सा, दैट इज सेल ऑफ स्टेक बाय इन्वेस्टर इन एसोसिएट जेवी। अगर हम स्टेक बेच रहे हैं, जो हमारा स्टेक है इन्वेस्टर जी में, अगर हम बेच रहे हैं, तो मान लीजिए एनजी लिमिटेड का 40% स्टेक था रवि लिमिटेड में, तो एसोसिएट है। हमारे पास 40% को कितने में दिखा रहे हैं, 20 लाख में दिखा रहे हैं, एज पर इंडेक्स 28 इक्विटी मेथड, जो आज की डेट में वैल्यू है। हमने 30% स्टेक 18 लाख में बेच दिया, और जो 10% वैल्यू बचे हुए स्टेक की है वो 6.5 लाख है। तो हम कैसे करेंगे, हम एंट्री डालेंगे बेटा सिंपल, बैंक में आएगा जितना पैसा स्टेक बेच के आया 30% का, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास दिखेगी एज आपके पास नॉर्मल, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट दिखेगी वो 10% की, वो जितनी उसकी फेयर वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड जितनी है फेयर वैल्यू, बाहर चली जाएगी पूरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 2 लाख की, आपके पास में 20 लाख की जो आपके पास है वो चली जाएगी बाहर, और बाकी आपका गेन है प्रॉफिट और सेल हो गया, जो पीएल में चला जाएगा, जो एंट्री का आपका डिफरेंस आ गया। इसके बाद ऑब्वियसली इक्विटी मेथड हम लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि वो हमारी एसोसिएट ही नहीं रही, अब हमारा सिर्फ 10% स्टेक है, तो हमारी जब एसोसिएट ही नहीं रही तो इक्विटी मेथड लगाना बंद। तो ये हमारे पास एंट्री आ रही है सीधा, बैंक इतना पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड एट फेयर वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी बाहर चली जाएगी जितनी में दिखा रहे हैं, बाकी प्रॉफिट या लॉस हो गया, ठीक है ना। इसी को लेके क्वेश्चन एक देखो मेरे साथ, वो कहता है सीडी लिमिटेड का 50% वोटिंग पावर है आरएस, जो कि ज्वाइंट वेंचर है, तो ज्वाइंट वेंचर है, कैरिंग वैल्यू कितनी है, 1 लाख है। इस 50% में से हमने 20% को तो बेच दिया थर्ड पार्टी को 80,000 में, तो जो बेचा पैसे आए बैंक में 20% के, जो 30% है हिस्सा फेयर वैल्यू उसकी 120 है, तो 30% वो रिटेन्ड एट फेयर वैल्यू है। बाहर जो जा रहा है वो 1 लाख है, बाकी आपका गेन आ गया 1 लाख का, बाकी आपका गेन आ गया 1 लाख का, ठीक है ना। हम ये बोल रहे हैं आफ्टर सेल ऑफ 20% देयर इज नो जॉइंट कंट्रोल एंड इट इज नॉट जॉइंट वेंचर हो, तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं, जब हम अपने पास में इसको सॉल्विंग कर रहे हैं इस प्रकार से कि वो आपके पास अब नहीं है, मतलब आपके पास में जॉइंट वेंचर का, ठीक है ना। ओके, नाउ आपके पास एक और है इसमें स्टेक वाले का, जो कि एक और पार्ट आ रहा है, ठीक है ना। वो क्या है,
इशू ऑफ आपके पास हम कहने जा रहे हैं बेटा न्यू इक्विटी शेयर्स बाय इन्वेस्टर टू सम अदर इन्वेस्टर बाय एसोसिएट जीवी। हम कहते हैं अगर वो जो आपके पास एसोसिएट वगैरह है वो अगर नए शेयर्स दे रहा है तो उससे क्या होगा। अब देखो इसका क्वेश्चन वैसे पता है किसमें है, इंड एस 28 का, पर ये है इंड एस 110 में। तो क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, एबी लिमिटेड के पास 30% इंटरेस्ट इन एसोसिएट विच इट हैज एक्वायर्ड फॉर कॉस्ट ऑफ 300 लाख। जो उसने कितने में खरीदा था 30% इंटरेस्ट 300 लाख में। एक्विजिशन पे स्टेक के फेयर वैल्यू नेट एसेट की कितनी थी 900 लाख। गुडविल की वैल्यू इसलिए 30 लाख आ गई, वो आप निकालोगे तो 30 लाख बन जाएगी। आफ्टर द एक्विजिशन वो अपने पास इक्विटी मेथड दिखाते हैं और आज की कैरिंग वैल्यू कितनी दिख रही है 360। जब खरीदा था 300 था, अब वो प्रॉफिट का हिस्सा वगैरह ऐड हो रहा था जो भी करके 360 पे दिख रहा है आज। एसोसिएट ने इशू करे इक्विटी शेयर्स किसको, किसी और इन्वेस्टर्स को अदर देन भी। अब उन्होंने बाहर शेयर्स इशू करे, अब बाहर शेयर इशू करे कितनी कंसिडरेशन में 800 लाख में, जिससे हमारी होल्डिंग रिड्यूस होगी कितने में 20 पे आ गई, पहले 30 था। बाहर शेयर इशू करने से हमारी होल्डिंग बैठे बैठे कितनी होगी 20 होगी। कैसे अकाउंटिंग करेंगे हम, तो हम कहते हैं बेटा जितना हमारे पास रह चुका है स्टेक हम उसको इन्वेस्टमेंट को अब दिखाएंगे, वो दिखाएंगे उसकी सही फेयर वैल्यू पे। तो 800 लाख था टोटल में जो आया उसके ऊपर इंटू हमारा जो स्टेक है रिवाइज उस पर दिखाएंगे। बाहर चला जाएगा आपके पास प्रोपोर्शनेट जितना बाहर जा रहा है। तो आप समझो ना 360 लाख कितने का था 30% का था, तो आपका 10% का जो बनता है वो आपके पास बाहर चला जाएगा। तो 10% वाला आपके पास बाहर चला गया, ठीक है ना, और बाकी आपका गेन पीएनएल आ जाएगा कितना 40। तो यहाँ इसमें यही किया गया, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी जितना कंसिडरेशन मिला इनटू इन्वेस्टर का जो नया शेयर है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिड्यूस, जितना आपकी इन्वेस्टमेंट की आपकी प्रोपोर्शनेट अमाउंट कम हो रही है, बाकी आपका प्रॉफिट या लॉस, बाकी आपका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना। हाँ, अगर वो हमारी एसोसिएट जेवी नहीं रहती इन रिडक्शंस की वजह से तो अब हम इक्विटी मेथड लगाना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इक्विटी मेथड क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ आ रही है बेटा अगली चीज दैट इज एग्जम्पशंस। नाउ क्या आ रही है बेटा, एग्जम्पशन फ्रॉम अप्लाइंग इक्विटी मेथड। क्या सीखने जा रहे हैं, एग्जम्पशंस। ध्यान से सुनते जाना, आसान आसान से एग्जम्पशंस है, काफी हद तक आपको सिमिलर दिखेगी जो हम सीएफएस में भी सीखते थे 110 में, ठीक है ना। ये कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपके साथ में। मान लीजिए एनजी लिमिटेड है, उसकी एक सब्सिडरी है, 80% स्टेक है तो सब्सिडरी होगी, ठीक है ना, सूर्या लिमिटेड। और उस सूर्या के आपके पास में एक एसोसिएट है, आपके पास 30% स्टेक है मोहन लिमिटेड में, तो वह एसोसिएट है। अब सवाल उठ के आया ये तो इसकी है, मेरे को बताओ क्या एनजी लिमिटेड की ये एसोसिएट बन जाती है, तो वो इनडायरेक्ट एसोसिएट ही होगी ना, मेरी सब्सिडरी के आगे एसोसिएट है तो वो एसोसिएट होगी। और उसमें मेरा स्टेक कितना हो गया इफेक्टिव स्टेक 24%, क्योंकि 80% का 30% तो 24% स्टेक है। अब जब एनजी लिमिटेड, ध्यान सुनना, अपनी सीएफएस बनाएगा, जब चेन होल्डिंग के कॉन्सेप्ट में वहां सीखते, जब एनजी लिमिटेड अपनी क्या बनाएगा सीएफएस बनाएगा, तो वहां पर मैं उसके लिए सूर्या लिमिटेड उसकी सब्सिडरी और मोहन लिमिटेड उसकी एसोसिएट आ जाएगी विद इफेक्टिव स्टेक ऑफ 24%। अब ये मुद्दा उठा, क्या सूर्या लिमिटेड भी सीएफएस बनाएगा, उसकी भी तो एसोसिएट है, तो क्या वो इंड एस 28 के हिसाब से अकाउंटिंग करके सीएफएस बनाएगा, तो हम उसे एग्जम्पशन देने जा रहे हैं इक्विटी मेथड से। हम कह रहे नहीं, सूर्या लिमिटेड को हमने एग्जम्पशन दे दी इक्विटी मेथड से अगर 4 कंडीशन पूरी हो रही है। अगर 4 कंडीशन पूरी हो रही तो हम सूर्या लिमिटेड को बीच वाले को कह रहे तू मत कर यार, पेरेंट ने ही कर लिया ना, हमारे जो ओरिजिनल पेरेंट है उसने ही कर लिया, उसने एसोसिएट बना के उसको कर लिया, तू मत कर। बट उसके लिए 4 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या है, एंटिटी नीड नॉट अप्लाई इक्विटी मेथड इफ इट मीट ऑल द फॉलोइंग 4 कंडीशंस। इट इज होली ओन्ड और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी। तो वो एक आपके पास सब्सिडरी है, तो हमारे पास जो सूर्या थी वो एनजी लिमिटेड की सब्सिडरी है, एंड उसके ओनर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम मत लगाओ इक्विटी मेथड। तो उसके ओनर्स कह रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, मत लगाओ इक्विटी। वो लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक स्टॉक मार्केट में, ना फाइल किया ना इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ना लिस्टेड होनी चाहिए ना इन द प्रोसेस होनी चाहिए, और उसका अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट पेरेंट सीएफएस बना रहा है। मतलब ये अगर सीएफएस बना रहा है, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ना ये लिस्टेड है ना इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो सूर्या लिमिटेड को हमने क्या दे दी, एग्जम्पशन दे दी इक्विटी मेथड से। तुम इक्विटी मेथड मत लगाओ, तुम्हारे पिताजी ही लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो वही कर लेंगे अपने पास, ठीक है। अगला आता है बेटा एक और एग्जाम्पल, जहां पे हम कह रहे हैं, देखो केस नंबर 2, जहां पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर इज हेल्ड बाय और हेड इनडायरेक्टली थ्रू वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन और म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज। तो एंटिटी में इलेक्ट टू मेजर इन्वेस्टमेंट एट एफपीटीपीएल। ये क्या बोल गया सर, समझ नहीं आया। वो क्या कह रहा है, मान लीजिए मुकेश लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी में थोड़ा सरल भाषा में बोल रहा हूँ, वो बड़े बोलता है वेंचर कैपिटल है, म्यूचुअल फंड है ये। तो अगर मुकेश लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है
और उसकी सोहेल लिमिटेड में 30% स्टेक है। कितना बेटा? 30% स्टेक है। ध्यान सुनो, तो उस केस के अंदर हम कह रहे हैं कि मुकेश लिमिटेड को, उस इन्वेस्टमेंट एंटिटी को, या बोल दो वेंचर कैपिटल या बोल दो म्यूचुअल फंड, इनको हम एग्जाम्पशन देने जा रहे इक्विटी मेथड से, बट उसमें हमने कंपल्सरी नहीं बोला, दे मे गेट एग्जाम्पशन है, वो एग्जाम्पशन ले सकते हैं, ठीक है ना। और उस केस में जब वो एग्जाम्पशन लेंगे इक्विटी मेथड से, तो उस केस में वो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखा रही है, इन्वेस्टमेंट इन सोहेल लिमिटेड, उसे किस पे दिखाएंगे? 109 के हिसाब से एफपीटीपीएल पे। तो अगर आपके पास, आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो, आपकी कोई एसोसिएट है, तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन दी जा रही है, यू मे गेट द एग्जाम्पशन फॉर इक्विटी, बट आपको फिर मेजर करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को किस पे? एफवीटीपीएल पे। किस पे? एफवीटीपीएल पे, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है बेटा आपके पास में एनजी लिमिटेड का 80% स्टेक है मुकेश लिमिटेड में, जो कि एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, और उसका 30% स्टेक है सोहेल में। तो हमने एक अपनी पेरेंट बना दी। तो सोहेल लिमिटेड एक प्रकार से इनडायरेक्ट एसोसिएट है एनजी का, ठीक है सर। अब हम यहाँ क्या कहने जा रहे हैं कि एनजी लिमिटेड दे मे गेट एग्जाम्पशन फ्रॉम इक्विटी मेथड फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोहेल लिमिटेड, क्योंकि अब ये दिखाएगा ना इंडायरेक्ट चेक के हिसाब से, वो 80 और 30 करके 24% का इफेक्टिव चेक करके, वो इंडायरेक्ट एसोसिएट है। तो हम इसको एग्जाम्पशन देने जा रहे हैं, और उसको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाना है? एफपीटीपीएल पे। किस पे दिखाना है? एफपीटीपीएल। तो यहाँ वही वर्ड लिखा था, जहां पे इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड बाय, या तो उसके द्वारा है डायरेक्टली, या हेल्ड इनडायरेक्टली थ्रू अ वीसी, वेंचर कैपिटल या म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट एंटिटी, मैंने शॉर्ट नॉर्म यूज कर लिया। या तो वो खुद कर रहे हैं, या इनडायरेक्टली थ्रू उसके थ्रू कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी के, तो उस केस में एंटिटी को एग्जाम्पशन में, इट आपके पास में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो किस पे दिखाएगा? एफपीटीपीएल पे दिखाएगा, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्टली बाय इन्वेस्टमेंट एंटिटी या थ्रू इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो उस केस में एग्जाम्पशन दी जा सकती है आपके पास में, और उसमें इन्वेस्टमेंट को किस पे दिखाना है? एफपीटीपीएल पे, ठीक है। एक और इसमें लास्ट है, एनजी लिमिटेड का बेटा 80% स्टेक है इसमें, और उसका आगे 30% स्टेक है। एक और है, इसका डायरेक्ट स्टेक भी है 10%। ध्यान से, इसका डायरेक्ट स्टेक भी है 10%। तो अगर मैं बोलूँ स्टेक कितना हुआ, 10% तो डायरेक्टली है, इसने 10% डायरेक्टली शेयर होल्डिंग करके है, और 80 का 30% 24% वो है, तो टोटल हो गया 34%। अब यहाँ ध्यान से सुनना, सिंस थ्रू इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो अभी जैसे मैंने पीछे बोला कि एनजी लिमिटेड को एग्जाम्पशन मिल जाएगी, वो एसोसिएट तो है, उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। किससे मिल जाएगी? आपके पास इक्विटी मेथड से, और उस केस में इन्वेस्टमेंट किस पे दिखाएंगे? एफपीटीपीएल। बट ये जो एग्जाम्पशन आपको मिल रही है इक्विटी मेथड से, और जहां आप इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे एफपीटीपीएल पे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी मिल रही है जो थ्रू इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाला, मतलब वो जो 24% वाला है उसके लिए एग्जाम्पशन मिलेगी। बट जो ये डायरेक्ट 10% वाला स्टेक है, उतनी जितनी वैल्यू के लिए, उसके लिए तो इक्विटी मेथड लगाना पड़ेगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। उसके लिए इक्विटी मेथड लगाना पड़ेगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं है भाई। आपको जो एग्जाम्पशन दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस वाले स्टेक के परसेंटेज के लिए दे रहे हैं जो आपके पास थ्रू इन्वेस्टमेंट एंटिटी आ रहा है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 में सीखा। जो आपका डायरेक्ट स्टेक है उसमें तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी का कोई रोल ही नहीं है, वेंचर कैपिटल वगैरह आपको मैं बोलूँ तो कोई रोल ही नहीं है, तो उस वाले पे आपको एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। अब आप ये मत बोलना सर ये तो 10% एसोसिएट नहीं है, भाई एसोसिएट के लिए तो वो आपका ये स्टेक देखा जा रहा है, तो हम पार्शली स्टेक पे एग्जाम्पशन दे रहे हैं, पार्शली पे नहीं दे रहे हैं। जो थ्रू इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उस पे नहीं मिल रहा, आपके उस पे एग्जाम्पशन मिल रही है, जो डायरेक्ट है उस पे एग्जाम्पशन नहीं मिल रही है, ठीक है बात। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, ध्यान से देखो, केस 3 में, वेयर पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज हेल्ड इनडायरेक्टली थ्रू वेंचर कैपिटल वगैरह, ठीक है ना, तो एंटिटी मे इलेक्ट टू मेजर एट एफपीटीपीएल। तो जो कुछ हिस्सा है जो थ्रू इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उस पर तो आपको एग्जाम्पशन ले सकते हो। अगर वो इलेक्शन करी तो एंटिटी शैल अप्लाई, वो करेगी ही करेगी क्या? इक्विटी मेथड टू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जो नॉट हेल्ड थ्रू वेंचर कैपिटल है। तो जो बाकी हिस्सा है जो डायरेक्ट स्टेक वाला है, जो थ्रू वेंचर कैपिटल नहीं है, ठीक है, उस वाले पे आपको इक्विटी मेथड लगाना ही पड़ेगा, उस वाले पे आपको इक्विटी मेथड लगाना ही पड़ेगा, उस पे आप एग्जाम्पशन नहीं ले सकते हो। क्या ये वाली बात हमें समझ आई है? पर तो अलग अलग मैंने ना एग्जाम्पशंस के लिए बेटा अलग अलग आपके पास एग्जाम्पल्स भी लेके ही बता रहा हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन दिक्कत ही ना है। पता तो होना चाहिए हमारे पास में, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वैसे आपका ट्रिक बन जाए, मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ, चाहे आपके पास में वो एमसीक्यू वगैरह में रोल प्ले कर जाए, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पशन तक हमारे पास क्लियर हो गया? यस सर, हमारे पास में क्लियर हो जाता है, बहुत बढ़िया। इसी को लेके एक आपका आरटीपी का क्वेश्चन है, इसमें ना अलग अलग सिनेरियोज और कुछ नहीं, मैं सीधा आंसर से ही समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे बोला पेरेंट पी है, उसकी 2 होली ओन सब्सिडरी है, एक्स और वाई, और ये वाली आपके वेंचर कैपिटल है, इसका 25% स्टेक है, इसका 20% स्टेक है इस एसोसिएट में। बस वो इतनी सी बात बोलना चाह रहा है, जो ये वाले के थ्रू है
इसमें तो एग्जम्पशन वो ले सकता है ना, क्योंकि थ्रू वेंचर कैपिटल है, तो इस वाले पे वो एग्जम्पशन ले सकते हैं इक्विटी मेथड से, ठीक है ना। और जो वाई वाले के थ्रू है, इस 20% वाले पे वो एग्जम्पशन नहीं ले सकते, यहाँ इक्विटी मेथड लगेगा, बस वो ये बोल रहे हैं। पी मस्ट फॉलो इक्विटी मेथड फॉर इट्स 20% इंटरेस्ट हेल्ड बाय वाई, जो वाई के थ्रू आ रहा है उस पर आपके पास लगेगा, जो आपके पास मे इलेक्ट टू मेजर 25% एट एफईटी पे, जो ये वाले के थ्रू है, क्योंकि वेंचर कैपिटल थ्रू। अगले में बस पता क्या बोला है, ये वाले पे उसने परसेंटेज 10% कर दी है, 10 बोल दी, और ये 100% है। अब सवाल उठ के आता है क्या हो पहले मेरी एसोसिएट है भी, भाई इसकी तो एसोसिएट है ही ना, क्योंकि 10% प्लस 10% करके 20 हो गया ना, मतलब दो होली ओन्ड सब्सिडियरी उन दोनों के थ्रू 10-10% करके, इंडिविजुअली नहीं बोलोगे बट कलेक्टिवली तो मेरी एसोसिएट होगी ना, अभी एसोसिएट तो है। अब बात वहीं आ गई, जो थ्रू वेंचर कैपिटल वाला है उस वाले हिस्से पे आप अपने पास एग्जम्पशन ले सकते हो, ठीक है ना, फ्रॉम इक्विटी मेथड एफईटीपीएल पे दिखाओ इस 10% वाले को, और इस पे आप एग्जम्पशन नहीं ले सकते, इस पे आपको इक्विटी मेथड फॉलो करना पड़ेगा, वो ये इंग्लिश लिखिए नीचे। और यहाँ पे क्या है, ये आपके पास वही है, यहाँ 30% है, और जो डायरेक्ट वाला है उसमें 10 है, तो एसोसिएट तो है। इस वाले में एग्जम्पशन ले सकता है, इस वाले में एग्जम्पशन नहीं ले सकता, यहाँ पे इक्विटी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। मस्ट फॉलो इक्विटी मेथड 10% वाले के लिए, क्या वो अपने आप में सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट नहीं है, वो बात अलग है, स्टैंड लोन बेसिस में, भाई इकट्ठे में तो एसोसिएट है ना, ये तो इक्विटी मेथड लगेगा। और बाकी वाले पे वो आपके पास मे इलेक्ट टू मेजर एट एफईटीपीएल 30% वाले, तो अलग अलग केसेस ही करके दिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, एक और क्वेश्चन बेटा पेपर में आया 6 नंबर का क्वेश्चन वाला, बड़े आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ना लिखी बहुत सारी इंग्लिश है, मैं पूरी इंग्लिश तो आप अपने पास में चाहे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट मैं सीधा अपने पास मेन पॉइंट पे आता हूँ। वो क्या है, यहाँ ना एक एंटिटी ए है, उसका 20% स्टेक एंटिटी बी में, तो वो उसके एसोसिएट होगी, इसके आगे 100% आपके पास होली ओन्ड सब्सिडियरी है। अब एंटिटी बी ने क्या किया, जो उसका 100% स्टेक है एंटिटी सी का, उसमें से 20% स्टेक थर्ड पार्टी को बेच दिया। इसने इसमें जो 100% स्टेक था, वो क्वेश्चन कहता है इसमें से 20% स्टेक उसने थर्ड पार्टी को बेच दिया, तो इसके एंगल से क्या कहलाया जाएगा सर, इसके एंगल से कहलाया जाएगा डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। 110 में सीखते ना, डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, तो वो एंट्री क्या डालेगा सीएफएस में, मतलब एंटिटी बी क्या एंट्री डालेगी, तो वो डालेगी जितने बेचकर पैसे, देखो आपका अगर कम हो रहा है तो किसी का तो बढ़ रहा है, वो किसका बढ़ रहा है, एनसीए का, तो आपके पास बैंक में आएगा, वो वैल्यूज बता रहा है आपको, वो उसने बताया है कि हमारे पास जो बेचा जा रहा है, वो उसने बोला 300 में बेचा जा रहा है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन बताया है, उसके जो नेट एसेट्स है उसका 20% पे एनसीए रिकॉर्ड हो जाएगा, वो 200 पे आपके एनसीए उसने खुद लिख के दी है, सारी क्वेश्चन में वैल्यूज ही है, ठीक है ना। कैश में 300 आया, ये एनसीए 200 आ गया, और बाकी कहाँ चले जाता है, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में जो 100 है, ये हमें कौन बताता है, इंडेस 110, ये एंट्री तो वहां सीखते हैं, ठीक है जी। अब बात हम करने जा रहे हैं एंटिटी ए जिसकी वो एसोसिएट है। अब इसके एंगल देखो, इसकी बुक्स में इसकी इन्वेस्टमेंट इन एंटिटी बी 200 पे दिख रहा है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 200 है, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, जो भी एसोसिएट को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसमें जो हमारा हिस्सा है वो हम उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में करते हैं, और सेकंड इफेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ले जाते हैं, अगर पीएल वाला है तो पीएल में, ओसीए वाला ओसीए में, तो यही बात आ रही है। तो इसको कितना आपके पास प्रॉफिट हुआ, सर प्रॉफिट हुआ 100 का, उसमें हमारा हिस्सा कितना 20%, तो हम अपने पास में क्या करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट आपके पास 100 का 20% हिस्सा हम ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो हम दिखा रहे थे। सवाल उठा वो हम अपने पास सेकंड इफेक्ट 20 दिखाएंगे कहाँ, तो बेटा वो जो 20 दिखाएंगे ना, हम अपने पास पीएनएल में नहीं दिखाएंगे, हम अपने पास में ओसीए में भी नहीं दिखाएंगे, वो हम भी दिखाएंगे अदर इक्विटी के अंदर भी, क्योंकि वो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का आइटम है, तो हम भी वही दिखाएंगे सीधा अदर इक्विटी के अंदर में, सेम क्लासिफिकेशन, बस ये पॉइंट है। जो एसोसिएट को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसको जिस कैटेगरी का हो रहा है, क्लासिफिकेशन का हो रहा है, हम भी तो उसी में दिखाते हैं ना अपना हिस्सा, और उतने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कर दी, तो इन्वेस्टमेंट दिखेगी इतने पे, और ये जो क्रेडिट कर रहे हो एंट्री में वो अदर इक्विटी होगा, ना पीएनएल ना ओसीए, बस ये पॉइंट है। क्वेश्चन आसान था, मैंने आपके लिए समराइज कर दिया, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरी यही इंग्लिश वगैरह लिखी हुई उसको समराइज करा, ठीक है ना। ओ माय गॉड, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में बढ़िया वाला, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जो आया हुआ मैंने कहा था, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू, जहां पर मैं आप कंसोलिडेशन का कह सकते हैं 110 का, बट इसमें 28 भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए ये एक एच लिमिटेड है आपके पास में, जिसकी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वो दे रहे हैं, एक एच की, एक एस की और एक ए की, वो नाम से पता चल रहा है, एक सब्सिडरी एक एसोसिएट बनेगी, ठीक है ना। तो ये उसने मुझे अपने पास में बैलेंस शीट वगैरह यहाँ पर मैं क्वेश्चन के अंदर में दे रखी है, ठीक है ना, एक बैलेंस शीट दे दी और आपके पास में फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर में ना सबसे पहले हम स्टेक वगैरह निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, उसने हमें बताया हुआ है, देखो इसकी इन्वेस्टमेंट में
14,000 शेयर्स इसने कर रखे स्टैंडर्ड में एस लिमिटेड में 5,60,000 और 4,000 शेयर्स ए में कर रखे 1 लाख की वैल्यू के। एक टोटल आपके पास उसने वैल्यू बता दी, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो इसकी शेयर कैपिटल इसकी टोटल 2 लाख है, मतलब 20,000 शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, और इसकी 1 लाख है, मतलब 1 लाख 10,000 शेयर है। अब इस 20,000 शेयर में से हमारे पास 14,000 शेयर है, तो कितना परसेंट स्टेक हो गया सर? 70% स्टेक हो गया। तो वही बात हमने सबसे पहले बता दी कि 70% स्टेक है तो वो मेरी सब्सिडरी है, ठीक है जी, यस सर। फिर इसमें 10,000 शेयर में से हमारे पास 4,000 शेयर है, तो 10,000 में से अगर 4,000 है तो मेरे 40% हो गया, तो मेरी क्या होगी? वो एसोसिएट होगी। तो इस पे इंडेक्स 28 लगेगा इक्विटी मेथड, इस पे इंडेक्स 110 लगेगा उसके लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या किया है, हमें आगे जाके पहले पॉइंट में बात बताई है। क्या बताइए? देखो, एच ने शेयर्स खरीदे थे एस में 31 अक्टूबर 23 को, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। जो सब्सिडरी में शेयर्स खरीदे वो किस दिन खरीदे? 31 अक्टूबर को, और खुद बता रहा है व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स उसकी कितनी थी? 5 लाख थी। तो उसने खुद बोल दिया कि जो ये 7.5 लाख का रिटेन अर्निंग का बैलेंस दे रहा है इसमें प्री 5 लाख है। ये फर्स्ट डे का नहीं दे रहा, ओपनिंग नहीं दे रहा, ये कह रहे जिस दिन एक्विजिशन करी 31 अक्टूबर को उस दिन का बैलेंस दे रहा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन के अंदर में जब हम एनालिसिस ऑफ रिजर्व बनाएंगे तो वहां पे टाइम एडजस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग नहीं है 1 अप्रैल का बैलेंस, ये आपको 31 अक्टूबर का ही बैलेंस दे रहा है। हम तो वो 1 अप्रैल में अगले कुछ महीनों का लेके आते हैं तब टाइम एडजस्टमेंट लगाते। तो अगर ये इतना प्री है तो बाकी पोस्ट हो गया ऑब्वियसली, ठीक है ना। ए में जो खरीदे थे वो 30 जून को खरीदे थे, उसकी डेट बता दी, और जिस दिन उसकी रिटेन अर्निंग 175 है, तो ये उसकी में 175 प्री है, तो बाकी पोस्ट होगी, बाकी पोस्ट होगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज हमारे को दे दी, तो हमने यहाँ पे अपने पास लिख भी दिया इसकी डेट ऑफ एक्विजिशन, इसकी डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है जी, यस सर। अब आपके पास में आगे कुछ उसने चीजें बोली। अब देखो उसने कुछ कुछ पॉइंट बताए। इन्वेंट्री ऑफ ए लिमिटेड जो 31 मार्च 24 है, इसकी इन्वेंट्री की बात हो रही है। कहते हैं उसमें इंक्लूड है इन्वेंट्री 60,000 की, विच हैड बीन परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड, जो होल्डिंग ने बेचा था, पेरेंट ने बेचा था किसको? एसोसिएट को, 1 जनवरी को एट कॉस्ट प्लस 20%, तो अनलेस प्रॉफिट आ जाएगा, यस सर। और वो एसोसिएट के साथ है, सब्सिडी के साथ नहीं, प्लीज समझना। तो शेयर निकालना मत भूलना। तो 60,000 की इन्वेंट्री है, उसमें प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 इंटू कॉस्ट प्लस 20% था, तो 120/120 हो गया, क्योंकि 100 की चीज 120 में जा रही है, तो इतना अनलेस प्रॉफिट है। शेयर कितना? 40% हमारा, तो 4,000 आ गया। एंट्री क्या डलेगी? आपके पास किसने प्रॉफिट कमाया है? सर पेरेंट ने बेचा था, तो पेरेंट का प्रॉफिट कम होगा। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा? उसकी इन्वेंट्री दिख नहीं रही, तो क्या कम करेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो ये एंट्री का इफेक्ट आना है हमारा पॉइंट नंबर बी का, तो हम आगे जाके लेंगे, ठीक है ना। फिर ट्रेड पेबल एच के इंक्लूड 25,000 पेबल टू ए, अमाउंट रिसेबल बीइंग रिकॉर्डेड इन द रिसेबल ऑफ ए लिमिटेड। वो कहते हैं हमारे ट्रेड पेबल में जुड़ा हुआ है 25,000 और उसके एसोसिएट के ट्रेड रिसेबल में जुड़ा हुआ है 25,000। मैंने कहा देने, उसने कहा लेने, तो क्या ये कैंसिल आउट करेंगे? सर इंटर होंगे कैंसिल आउट करेंगे। अरे रुको जरा, मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें कभी एक बात भी बोली कि उसके एसेट लायबिलिटीज हमारे साथ जुड़ने वाले? जो ए में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो तो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट आएगा ना, बस इक्विटी मेथड थे। जब उसके एसेट लायबिलिटीज अपने साथ नहीं जोड़ोगे तो भाई इंटरओइंग कैंसिल नहीं होगी। आप इकट्ठे करते हो जब एक जगह पे आते तो कैंसिलेशन करते हो, उसके एसेट लायबिलिटीज ही अपने साथ नहीं जोड़ रहे तो कैंसिलेशन नहीं होगी। हाँ, ये सब्सिडरी के साथ होता तो पक्का करते। तो यहां पर मैं बेटा पॉइंट सी के लिए ये, सिंस एसेट लायबिलिटीज एसोसिएट के हम इंक्लूड ही नहीं करते तो एलिमिनेशन भी नहीं होगी इंटरकंपनी। तो इस पॉइंट को क्या करना है? इग्नोर करना है। इस पॉइंट को क्या करना है? इग्नोर करना है, नो इफेक्ट, ठीक है ना। फिर अगला कह रहा है गुडविल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस, जो एस के केस में गुडविल वगैरह निकलेगी वो फुली इंपेयर हो चुकी है ईयर एंड तक, तो जो भी गुडविल आएगी उसको 100% अपने खत्म कर देना। और रिकवरेबल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का है वो एक्सीड करता है कैरिंग वैल्यू से। एनसीआई जो है वैल्यू किस पे करना है? प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट विच इज पीएसएन है। तो इस केस में 100% इंपेयरमेंट है, एनसीआई आपकी पीएसएन से। तो मुझे तो गुडविल का लॉस बॉन्ड कौन करेंगे? इंपेयरमेंट लॉस सर, क्योंकि पीएसएन है तो सारा कंसोलिडेटेड अर्निंग से माइनस होगा, एनसीआई बियर नहीं करेगा, एनसीआई बियर नहीं करेगा, वो फेयर वैल्यू मेथड में करता है, क्योंकि वो जो गुडविल आएगी अब इसमें, क्योंकि एनसीआई पीएसएन से तो पार्शियल गुडविल हुई, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसने बोला डिविडेंड डिक्लेयर किया एच और एस ने, जबकि ए ने डिक्लेयर किया 15%, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसी की बात में नीचे उसने नीचे भी लिखा है जी में, डिविडेंड डिक्लेयर तो किया पर अकाउंटिंग किसी ने भी नहीं करी है अभी तक, ठीक है ना। और ऐसी बोनस की बात करें, एस ने बोनस इशू दिया है 1 फॉर एवरी 2, उसकी भी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई है। बोनस की में तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर सब्सिडरी बोनस दे रहा है आपने उस पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर देना, आपने उस पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर देना कि आपके लिए बोनस वाली लाइन क्वेश्चन में लिखी नहीं है, क्योंकि दैट इज नथिंग बट रिजर्व्स टू शेयर कैपिटल इफेक्टिवली एंट्री होती है, जो वो अपने आप में डाल रहा है, उसका हमारे से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक आपके पास इक्विटी के आइटम से दूसरी इक्विटी में जा रहा है तो उसका हम कुछ नहीं करते, उसका एक छोटा सा नोट है जो लास्ट में दिखा दूंगा। रही बात डिविडेंड की, तो डिविडेंड की वजह से यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आंसर बेटा 2-3 ऑप्शंस दिए हैं अकॉर्डिंग टू द असम्पशंस, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है।
तो उसको लेके अलग अलग assumptions दी गई, वो मैं आपके साथ बात करूंगा। बाकी पॉइंट आसान है। अब हमारा पहला केस क्या है, पहली assumption क्या बनती है, इसमें इंस्टीट्यूट ने 3 assumptions दी थी, मैं तीनों आपको बता दूंगा। However, जो पहली assumption लेके हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है इग्नोर करना डिविडेंड एडजस्टमेंट को। हम क्योंकि ये मान रहे हैं क्योंकि डिविडेंड की आप अकाउंटिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक डिविडेंड अप्रूव ना हो जाए एजीएम में। हम ये मान रहे हैं अभी तक एजीएम में अप्रूव नहीं हुआ, जब एजीएम में अप्रूव ही नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर रहे। हम ये मान रहे हैं कि एजीएम अभी तक आपका अप्रूव ही नहीं हुआ एजीएम में, तो हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ना जो दे रहा है और ना जिसको मिलने की बात हो रही, तो हम कोई एंट्री नहीं डाल रहे, ठीक है ना। तो हम इसको इग्नोर कर देना। बोनस तो वैसे ही इग्नोर है एज ऑलवेज, डिविडेंड भी इग्नोर है तीनों के द्वारा, क्योंकि डिविडेंड तो तीनों ही दे रहे हैं, डिविडेंड तो सारे दे रहे हैं, एच बी एस बी ए बी। मैं सिखाऊंगा आगे जाके कि अगर करोगे कंसीडर तो क्या होगा, ठीक है, पर अभी के लिए इग्नोर है। अच्छा, अब पहले बात करते हैं सब्सिडरी एस लिमिटेड के लिए बेटा, जिसके लिए हमारे पास 5 स्टेप्स आपके लगने, वैल्यूज निकले। सबसे पहला पीसी, पीसी क्या होना बेटा, जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 5,60,000, ठीक है ना। तो 5,60,000 आपके पास वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है पीसी हो गया। अच्छा, फिर क्या निकालते हैं, आईएनए सब्सिडरी के, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है उसकी, सर इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख, तो वो 2 लाख आ गया। और उसके लिए क्या बनाएंगे, एनालिसिस ऑफ रिजर्व अदर इक्विटी के लिए, उसमें प्री और पोस्ट करना है, और प्री और पोस्ट में यहाँ पे रिटेन अर्निंग की है और उसकी वैल्यू दे रखी थी, प्री 5 लाख, पोस्ट 2.5 लाख। टाइम एडजस्टमेंट नहीं आएगा, साफ मैंने लिख दिया है, क्योंकि वो वैल्यू आपको ओपनिंग नहीं दे रहा, वो सीधा उस दिन की दे रहा है जिस दिन एक्विजिशन करी है। अब इसका क्या करना है, आपके पास आईएनए कितना हो गया, 2 लाख प्लस 5 लाख 7 लाख, और जो पोस्ट वाला है उसके स्प्लिट हो जाएगा। 70% कहाँ चला जाएगा, क्योंकि आपका 70% स्टेक था आपके कंसोलिडेटेड आरई में स्टेप 5 में, और 30% कहाँ चला जाएगा, एनसीआई में स्टेप 3 में, ठीक है ना। फिर आता है एनसीआई, एनसीआई पीएसएनए मेथड से क्योंकि है यहाँ पर में, तो सिंपल बात होगी 7 लाख का 30% ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, किस दिन की, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये मदद करेगा गुडविल निकालने को। ओके, जो बैलेंस शीट में दिखनी है वो कौन सी दिखनी है, उसमें पोस्ट वाले की जो हिस्सेदारी वो ऐड कर देंगे। तो 210 में 2.5 लाख का 30% एनसीआई में ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू दिखेगी बैलेंस शीट में, ठीक है ना, 285। गुडविल जीपी जो निकलेगा, पीसी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लस एनसीआई आपके पास ये वैल्यू, माइनस आईएनए जो 7 लाख थे, कंपेयर करेंगे तो आपके पास गुडविल आ जाएगा कितना, 70,000। तो गुडविल 70 हो गया। आप क्वेश्चन ने खुद बोली थी बात कि ये आपके पास में 100% इंपेयर हो चुका है, तो 100% इंपेयर हो गया तो 0 दिखेगा, तो गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में स्टेप 5 में आपके पास पार्शियल गुडविल है, तो एंट्री क्या बन रही है, कंसोलिडेटेड आ रही है। सर ये पार्शियल क्यों है, क्योंकि एनसीआई इज बाय पीएसएनए मेथड, ये पार्शियल है, तो सारा लॉस कौन बॉर्न करेगा, आपका कंसोलिडेटेड अर्निंग, होल्डिंग के प्रॉफिट से आपके पास कम होगा जो पेरेंट के, कंसोलिडेटेड आरई टू गुडविल, तो ये तो कम हो गया, इसको भी कम कर देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ समझना, क्योंकि अभी तक सब्सिडी की बात करूं तो सब्सिडी में क्या क्या आएगा, सर उसका खुद का प्रॉफिट देखो कितना है, पहले होल्डिंग का, तो होल्डिंग का खुद का रिटेन अर्निंग है 9 लाख, तो 9 लाख इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी, तो 2.5 लाख में 70%, तो 2.5 लाख में 70% ऐड कर देंगे 175। फिर जो गुडविल इंपेयर किया 70,000 से वो माइनस हो गया, यहाँ तक तो नॉर्मल हो गया, जो सब्सिडरी वाली चीज़ आई, और तो कुछ भी नहीं, और तो कुछ भी नहीं, ये सर। अब आता है आपका जो एसोसिएट है, उसको पिक्चर में लेकर आओ। अभी तक सब्सिडरी का था, अब एसोसिएट को थोड़ा सा लेके आना पड़ेगा। अब एसोसिएट के लिए क्या करना है, प्लीज समझना, गुडविल अगर है तो डिस्क्लोज करना है, कैपिटल जब है तो रिकॉग्नाइज करना है, थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक से चलो। तो हम क्या निकालते हैं आपके पास में, कंप्यूट करते बेटा पहले गुडविल कैपिटल जब को, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इक्विटी मेथड, इंड एस 28 जो हमने सीखा है इस पर। अब यहाँ पर में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, सर वो है हमारे पास कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है जी, तो 1 लाख आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास में। ये इसे कंपेयर किससे करेंगे, जो उसके नेट एसेट्स थे एसोसिएट के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उसके साथ में, तो वो नेट एसेट्स क्या है, सर सिंपल सी बात है जो हमेशा करते हैं, उसकी शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस प्री प्रॉफिट 175। अब डायरेक्टली नहीं दे रहा तो निकालने का तरीका यही है ना, शेयर कैपिटल प्लस आपके पास में अदर इक्विटी जो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो 1 लाख प्लस 1,75,000 का 40% 110। ये कैपिटल जब आ गया, ओ माय गॉड, अगर कैपिटल जब आ रहा है तो उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैपिटल जब आ रहा है तो रिकॉग्नाइज करना, तो एंट्री क्या डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड टू कैपिटल जब, ये कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में डालना नहीं भूलना। तो जो आपकी इक्विटी मेथड के हिसाब से वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखनी है वो क्या दिखनी है, कॉस्ट तो जो 1 लाख थी वो तो थी, ये जो 10,000 आपके पास कैपिटल जब का है वो ऐड हो जाएगा जो आपने डेबिट किया, और फिर जो पोस्ट प्रॉफिट उसने कमाए, किसने, एसोसिएट ने, उसमें जो हमारी हिस्सेदारी बनती है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये सर जो उसने प्रॉफिट का उसमें हमारी हिस्सेदारी, और वो कितना कमाया उसने, सर उसने प्रॉफिट्स कमाए 249, वो कैसे आए यार, ईयर एंड पे 624 है, आपके 424 है, प्री में अगर 175 थी तो पोस्ट में कितने हो गए 249 ना, तो 249 में आपका 40% हिस्सा आपके पास में जो है वो करके ऐड हो जाएगा। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ये तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, सेकंड इफेक्ट होगा आप अपना
P&L बढ़ाएंगे ना, आप अपना कंसोलिडेटेड आरई बढ़ाएंगे, तो सेकंड फैक्ट हो गया ये कि आप अपना बढ़ाएंगे ना ए लिमिटेड के रिस्पेक्ट का। तो एंट्री कर रही है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ए लिमिटेड टू शेयर इन प्रॉफिट आपके पास विच इज कहाँ जा रहा है कंसोलिडेटेड आरई में, तो वो इसके में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है जो हमारे पास अनलेस प्रॉफिट का था, तो उसकी हमने एंट्री डाली थी वो डाउन स्ट्रीम की, तो सर ये एंट्री थी, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है और हमारा होल्डिंग का प्रॉफिट कम करना है, तो वो 4000 से है क्योंकि प्रॉफिट हमने कमाया हम कम करेंगे, और एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है 4000 से, तो वो आ जाएगा 4000 से आपका कम हो गया अनलेस प्रॉफिट का और 4000 से कम हो गया, ठीक है ना। तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अब हम अपने पास बैलेंस शीट बना सकते हैं, हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। प्लीज ध्यान रखना बैलेंस शीट बनाते समय एसेट्स या लायबिलिटीज किसकी ही ऐड करने हैं, सारे सिर्फ सब्सिडरी के, एसोसिएट के नहीं करते हैं, एसोसिएट के नहीं करते हैं, ठीक है ना। एसोसिएट की जो जो चीज़ों का दिया उसका सेकंड इफेक्ट समझ लेना, ये तो दिख ही रही थी, ये 1 लाख कैपिटल जब में चला जाएगा जो आपका 10,000 है, और ये दोनों का इफेक्ट यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। तो व्हेन यू विल मेक द बैलेंस शीट प्लीज ध्यान रखना एच लिमिटेड का तो एसेट लायबिलिटीज इक्विटी सब आएगा, एस के सिर्फ एसेट लायबिलिटीज आएंगे, ए लिमिटेड की सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड आएगी एज पर इक्विटी मेथड जो हमने वैल्यू निकाली है। तो जैसे आपका पीपी है, अब वो 5,50,000 प्लस 480 ये नहीं आने, तो यही वैल्यू आनी है, ठीक है ना। गुडविल फुली इम्पेयर होगी थी तो आएगी नहीं। फाइनेंशियल एसेट्स आपके पास जो इन्वेस्टमेंट दे रखे बेटा, ये वाली तो आपके खत्म ही हो जाती है, ये वाली आ रही होगी, पर वो 1 लाख नहीं आएगी, वही तो वैल्यू निकाली अभी 205,600, तो 205,600 है, ठीक है ना। फिर आपके पास में इन्वेंट्री है 485, 385, ये नहीं आनी। यहाँ मत सोचना कि आपका यूआरपी का इफेक्ट आना है क्योंकि उसकी इन्वेंट्री आती नहीं, हम तो इन्वेस्टमेंट को कम करते हैं इसीलिए, ठीक है ना। फिर बाकी एसेट्स आ गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 89 प्लस 98, 395 प्लस 305, वही चीज आ रही है। सिर्फ सब्सिडरी वाले जोड़े जा रहे हैं, सिर्फ सब्सिडरी वाले। फिर शेयर कैपिटल किसकी है, सिर्फ होल्डिंग की, कितनी है 5 लाख, वो आ जाएगी। फिर आपके पास जो आ गया अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में क्या आ रहा है सर कंसोलिडेटेड अर्निंग जो हमने निकाला था, ठीक है ना, और एक कैपिटल सब भी आ गया 10,000 क्योंकि वो आपका एसोसिएट वाला कैपिटल सब रिकॉग्नाइज होता है, वो आता है, ठीक है ना। फिर आपके पास एनसीआई जो हमने निकाला था स्टेप 3B में, और बाकी लायबिलिटीज जो ऐड होती जाएगी। अब बाकी लायबिलिटीज दोनों की होल्डिंग और सब्सिडरी, होल्डिंग और सब्सिडरी ये आ जाएगा। तो 4 लाख प्लस 150, 379 प्लस दिस करके आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने बात किसकी करी, जब हमने डिविडेंड को बिल्कुल इग्नोर करा, क्योंकि हमने बोला येट टू बी अप्रूव्ड एट एजीएम, हम ये मान के चल रहे हैं तो इसलिए नहीं ले रहे। अगला पॉइंट आता है बेटा, अगर हम ये मान के चलते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया पर अभी तक पे नहीं किया, हम ये मान के चल रहे हैं इसी में, अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया पर अभी तक पे नहीं किया तो क्या इफेक्ट होगा, मतलब आपके पास वो लायबिलिटी और रिसीवेबल के तौर पे दिख जाएगा बट अभी पेमेंट नहीं हो रही है। तो बेटा यहां पर मैं एच लिमिटेड क्या डालेगा, एच लिमिटेड होल्डिंग का देखो क्योंकि वो भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा था, होल्डिंग ने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया बेटा 10% तो होल्डिंग और सब्सिडी दोनों ने किया। और अच्छा एक बात याद रखना, डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पे लगते हैं, कैपिटल पे, कम चाहे प्रॉफिट से होता है, परसेंटेज कैपिटल पे रखनी है। तो ये 5 लाख की कैपिटल है, तो 5 लाख के ऊपर आपके पास में 10% 50,000, तो एंट्री क्या डालेगा, होल्डिंग, होल्डिंग एंट्री डालेगा, अपने प्रॉफिट को कम करेगा, कंसोलिडेटेड आ रही और डिविडेंड पेबल लायबिलिटी दिखा देगा, सिंपल। तो अपने प्रॉफिट कम किया जो कंसोलिडेटेड आ रही है टू डिविडेंड पेबल लायबिलिटी में आ गया, ठीक है ना। तो ये एंट्री का इफेक्ट हम देंगे अभी बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। अब आता है बात सब्सिडरी का, सब्सिडरी का भी 10% है, यस सर 10% है, और 10% में 2 लाख के ऊपर होगा तो 20,000 हो गया, यस सर। अब इसे उससे कंफ्यूज मत करना जो हम नॉर्मली 110 में करते थे, क्योंकि वहां पर मैं सब्सिडरी डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड दोनों कर चुका था, तो हम क्या करते थे टाइम एडजस्टमेंट से पहले एक बार प्रॉफिट्स को ऐड करते ताकि यूनिफॉर्म प्रॉफिट आते थे साल के, और फिर जितना होल्डिंग और जितना एनसीए का शेयर होता था वो रिस्पेक्टिव जगह से माइनस कर देते थे, ये हम सीखते थे। यहां पर मैं हम कह रहे हैं एंट्री डाली ही नहीं है, तो जब एंट्री डालोगे तो प्लीज सुनना क्या होगा, आपके पास में डिविडेंड पेएबल लायबिलिटी दिखाएगा वो 20,000 अपना सब्सिडरी, और प्रॉफिट्स कम करोगे उसके, तो प्रॉफिट कौन से वाले, पोस्ट वाले। प्रॉफिट्स कम करने का मतलब क्या है, वो कहां से जाते हैं अगर आप पोस्ट प्रॉफिट कम करोगे, सर 70% हिस्सा कंसोलिडेटेड आरई से कम होगा, 30% हिस्सा एनसीआई से कम होगा, तो कंसोलिडेटेड आरई 70%, एनसीआई 30%, टू डिविडेंड पेएबल लायबिलिटी दिखा दी। अच्छा ये उसने दिखाई एंट्री जो सब्सिडरी ने है अपने की, अब उसका 70% हिस्सा तो होल्डिंग को भी मिल रहा है, तो होल्डिंग एंट्री डालेगा वो रिसीवेबल की दिखाएगा, उसको मिलना है उसका हिस्सा, उसने डिक्लेयर कर दिया तो उसने लायबिलिटी दिखा दी, हम रिसीवेबल दिखाएंगे, तो हम एंट्री डालेंगे डिविडेंड रिसीवेबल और अपना प्रॉफिट बढ़ा लेंगे 14,000, हम एंट्री डालेंगे। अब इसकी दोनों एंट्रीज का अगर आप देखो दोनों का अलग दिखा, इसकी बजाय एक ही एंट्री डाल सकते हो ना,
जो वो डिक्लेयर कर रहा है उसमें जितना होल्डिंग को मिला तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आप सिर्फ इतना कर सकते हो, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना एनसीए वाला दिखा दो। ये 2 एंट्रीज की बजाय आप सीधा अगर कंबाइन देखोगे तो सिर्फ एंट्री बनेगी एनसीए टू डिविडेंड पेबल सिर्फ एनसीए वाले हिस्से का, विच इज 6000। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास में एनसीए टू डिविडेंड पेबल। सिर्फ आपने सबका इफेक्ट दिखा दो, पर वो 14 से आपके पास में रिटेन अर्निंग कम हो रहा है, 14 से बढ़ रहा है। ये 14 आपका डिविडेंड पेबल और डिविडेंड रिसीवेबल तो कैंसिल ही हो जाएगा। उस 20 में से तो 14 अपने आप का ही है, ठीक है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। और जो एसोसिएट दे रहा है 15% का, तो वो आपके पास 15% आपके पास बोल रहा था क्वेश्चन, एसोसिएट नहीं किया, और वो अपनी कैपिटल 1 लाख है, तो 1 लाख का 15% हो गया 15,000। उसमें हमारा हिस्सा कितना हुआ 6,000 एच का, क्योंकि हमारे पास 40% स्टेक है, ठीक है ना। तो हम एंट्री क्या डालेंगे, डिविडेंड रिसीवेबल टू इन्वेस्टमेंट। हम क्या करते थे एंट्री, डिविडेंड क्योंकि मिला नहीं है तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, वो एसेट बन गया हमारा, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जितना डिविडेंड डिक्लेयर करो उतने से क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करते थे, यही आता था। अब इन एंट्रीज का इफेक्ट देना है। अब देखो सबसे पहले 50 का इफेक्ट देखो, तो 50 का इफेक्ट से क्या होगा, प्लीज समझते जाना। यहां से बेटा इसका प्रॉफिट कम हो गया 50 का, मैंने वो ब्लू वाला सिर्फ इसलिए करा ताकि पता चल जाए। तो ये आपके पास डिविडेंड पेबल आपका बैलेंस शीट में दिख जाएगा, ये 50 का हो गया इफेक्ट। तो कंसोलिडेटेड आरई कम हुआ और डिविडेंड पेबल लायबिलिटी में आ गया, फाइनेंशियल लायबिलिटीज में। अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा था जो आपके पास पॉइंट आया था जो 6000 वाला था, एनसीए टू डिविडेंड पेबल। तो एनसीए कम हो जाएगा, डिविडेंड पेबल आ जाएगा। तो एनसीए आपका कम होता है आपके पास में स्टेप नंबर 3 बी में आ गया 6000, एनसीए कम हो गया। और डिविडेंड पेबल आपका 50 तो था ही, 6 और ऐड हो गया, टोटल हो गया। फिर आपके पास आता है जो डिविडेंड रिसीवेबल वाला था 6000 का, टू इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। तो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की वैल्यू कम हो गई 6000 से, जो हमने यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे थे, तो जो भी वैल्यू आ रही थी उसमें 6000 कम हो गया डिविडेंड का शेयर। और डिविडेंड रिसीवेबल आपका एसेट साइड पे दिख जाएगा फाइनेंशियल एसेट्स में। तो ये आपके पास हो गया उन तीनों एंट्रीज का इफेक्ट, और बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। जो कुछ जगहों पे चेंज हो रहा है, मान लो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, एनसीए की वैल्यू चेंज हो रही थी, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज है, तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज मैंने चेंज कर दी, बाकी सब सेम रखा है ताकि पता रहे। ओके, नाउ अगला आता है, अगर वो कहता है कि हम ये मानते हैं एग्जम्पशन, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, वो कहते हैं डिक्लेयर किया और पे भी हो गया, तो पेबल रिसीवेबल की जगह बस बैंक आ जाएगा। तो जैसे ये क्या डालेगा, कंसोलिडेटेड आरई टू बैंक, ये क्या डालेगा, एनसीए टू बैंक, ये क्या डालेगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बस सब सेम है, सब सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं। अब बस बैलेंस शीट में वो पेबल रिसीवेबल की जगह बैंक में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला इफेक्ट तो हम पीछे दे चुके थे, ये भी दे चुके थे, ये भी दे चुके थे। अब बस वो पेबल रिसीवेबल की जगह बैंक हो जाएगा। तो बैंक में क्या होगा, 50 माइनस होएगा, बैंक में आपके पास में 6000 माइनस होएगा, और बैंक में 6000 ऐड होएगा, बस। तो बैंक में ही आपके पास 6 ऐड हुआ, 50 माइनस 6 कम, बस ये बैंक का बैलेंस चेंज हो जाएगा। बाकी सारी चीजें में रिसीवेबल और पेबल नहीं दिखेगा, रिसीवेबल पेबल नहीं दिखेगा। बस ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। मैंने तीनों एजम्पशन आपको बता भी दी, और तीनों के पीछे के हमने कारण भी समझ ली, और साथ में वो बोनस वाले का तो नोट लिख देते कि वो सिर्फ ट्रांजेक्शन आपके पास जो बोनस इशू है इज विद द ओनर इन दर कैपेसिटी एज ओनर। बोनस इशू इज ओनली ट्रांसफर वन कंपोनेंट ऑफ इक्विटी टू अदर, उससे इक्विटी चेंज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू द बोनस इशू शैल बी अकाउंटेड द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे उसके एसएफएस में इंडिविजुअली होगा, बट उसका कोई इफेक्ट हमारे सीएफएस के लिए नहीं होता ऑफ द ग्रुप, तो उसका कुछ नहीं करना। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सीएफएस आपका उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं लेना है, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन है हमारा इंस्टीट्यूट के हिसाब से 103 में दिया होता है, बट इसे मैं डिस्कशन अभी इसलिए करता हूँ, वैसे तो मैं इसे मिक्स इंडियस में लास्ट में जाके कराता हूँ, क्योंकि जब तक आप सारा सिलेबस कर चुके हो तो उसमें एक दो चीजें ऐसी भी आती है, बट क्योंकि इसमें इंडियस 28 का इंपैक्ट आ रहा है और साथ में 103 का आ रहा है, तो इसलिए हम वो स्टैंडर्ड रिवाइज कर चुके हैं। तो मैं आपके साथ में एक बार इसकी डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो कहता है देखो 1 अप्रैल 1 को प्राइवेट लिमिटेड ने एक्वायर किया था 30% फेमस लिमिटेड का 4000 करोड़ में, ठीक है जी। प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट करता है इन्वेस्टमेंट को यूजिंग द इक्विटी मेथड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंड एस 28, वो इक्विटी मेथड लगाता है, ठीक है जी। ईयर एंड पे वो रिकॉर्ड करता है शेयर ऑफ नेट एसेट चेंजेस ऑफ यूजिंग द इक्विटी मेथड, तो उसमें प्रॉफिट का शेयर 350 करोड़, शेयर ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस इन ओसीआई आपके पास 50 करोड़, रीवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ पीपी इन ओसीआई 25 करोड़, तो इतना इतना करते हैं। तो कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट की कितनी दिख रही है, 4425, तो वो कह रहे हैं 4000 की बजाय हम 4425 दिखा रही है रेंट पे, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो हमारी हिस्सेदारी है वो ऐड कर करके इतना बन गया, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली अगर मैं बोलूँ तो वो ये दिखा रहा है कि इस तरीके से कर रहा है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो इंडेस 28 में इक्विटी मेथड वो लगा रहे हैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो उसने वैल्यू बताई। तो इतनी कॉस्ट थी, पीएनएल वाला वो ऑलरेडी आपके पास ये शेयर ही दे रहा है, तो हमारे पास जो वैल्यू है आपके पास में 350
50, 25, ये सारी वैल्यूज आपके करके ही दे रहे हैं, उस पर परसेंटेज नहीं लगानी। तो हमारी एंट्री क्या डल रही है, इन्वेस्टमेंट टू कंसोलिडेटेड पीएनएल, इसकी क्या डल रही है, कंसोलिडेटेड ओसीआई आपके पास, एफसीटीआर, कंसोलिडेटेड ओसीआई, रिवैल्यूएशन सब। तो वो एक्चुअली में क्या, ये वाला तो पीएल में जाता है जो प्रॉफिट का शेयर है, ये वाला एक्सचेंज डिफरेंस वाला ओसीआई इंडेक्स 21 में सीखते हैं, एफसीटीआर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ये वाला आपके पास कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है ना। तो ये वाला आर होता है, वैसे ये हम पढ़ते हैं अपने पास इंडेक्स 21 में, ठीक है ना। ये वाला जो आपके पास एफसीटीआर वाला में जाता है, ये ओसीआई आर के आइटम है, ये वाली बेटा ओसीआई एनआर के आइटम है जो हम इंडिया 16 में सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये 4425 हो गया, ये जो दिखा रहा है। अब वो कहता है इस डेट पे प्राइड ने एक्वायर कर लिया बचा हुआ 70% भी, पहले वो मेरी एसोसिएट थी, अब मैंने बाकी स्टेट में 70% एक्वायर कर लिया, कितनी कैश में, 12,500 करोड़। तो अब ये हम चले गए घूमकर इंडेक्स 103 में, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, पहले 30% स्टेक था, अब 70% और एक्वायर कर लिया। तो अब वो जो 30% स्टेक है मेरे लिए क्या बन जाता है, प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तो पहले से बड़ा 30% स्टेक और मैंने और एक्वायर किया, जिससे वो मेरी क्या बन गई, सब्सिडी बन गई, ठीक है ना। तो इतने में क्या, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 30% की, इतनी है, और जो आपके पास आईएनए की वैल्यू है उसकी वो है 15,000 करोड़। कहते हैं सबसे पहले तो एक्विजिशन डेट क्या है, सर एक्विजिशन डेट तो उस दिन है ना जिस दिन आपके पास आ रहा है कंट्रोल, तो वो तो 1 अप्रैल को आ रहा है, जिस दिन 70% स्टेक एक्वायर करने से वो मेरे पास 100% ही बन गई। अब आपके पास उसने बाकी चीजें मांगी है, उसके लिए प्लीज समझ से जाना, जब मैं गुडविल जीपी निकालूंगा तो हम क्या बोलते हैं, सर पीसी 70% के लिए कितना अमाउंट दे रहे हो, 12,500 करोड़, यस सर। जो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है उसको किस पे दिखाते हैं, फेयर वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू कितनी है 4,500 करोड़। प्लीज 4425 की बात मत करना, उसे एक तरीके से हम उसकी एंट्री डालते हैं, वो एंट्री दिखाऊंगा 4500, हम उसकी आज की फेयर वैल्यू लेते हैं उसी दिन की जिस दिन एक्विजिशन किया, कंपेयर करेंगे आईएनए तो गुडविल आ गई 2,000। अच्छा, ये 4425 की वैल्यू को 4500 पे लेके जाने के लिए यू पास है एंट्री, वो एंट्री क्या डालते हो, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू पीएनएल, तो ये एंट्री डल जाएगी जो प्रीवियसली हेल्ड की है, ठीक है ना। अब अपनी अगली एंट्री डालते हो कि उसके सारे आईएनए आपके पास आए 100% 15,000, जो आपने पीसी थी 70% के लिए, ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4500 खत्म कर दी अब किताबों से, क्योंकि 4425 थी, पहली एंट्री डालने के बाद वो 4500 पहुंच गई और डिफरेंस आ गया गुडविल 2,000, तो ये आपके पास आ गया। अब जो मेरे को मेन बात सिखानी है वो सिखानी है बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना, जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है वो तो आपका खत्म हो गया, पर मुझे बताइए जो कॉरस्पॉन्डिंग चीजें थी कहाँ दिख रही थी, सर ये तो पीएल में दिख रहा था 350 हमारे, ये हमारा दिख रहा था ओसीआईआर में, और ये था ओसीआईएनआर। बस वो ये कहने चाह रहा है कि ये रिक्लासिफिकेशन करनी होती है ओसीआईआर और एनआर के आइटम्स को, जिस दिन वो मेरी अब एसोसिएट से क्या बन गई आपके पास में, अब वो मेरे पास एक तरीके से सब्सिडरी बन गई स्टेक एक्वायर करने से, तो अगर मैं अपने पास में कुछ चीजें दिखा रहा था तो हम रिक्लासिफिकेशन अपने पास करने जा रहे हैं। जो रिटेन अर्निंग वाली चीज है पीएल की चीज है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हो तो वही दिख रहा है, बट जो बाकी चीजें दिखा रहा था मैं ओसीआईआर और एनआर में, उनको हम अपने पास करेंगे। तो जो ओसीआईआर की आइटम होती है उसे रिक्लासिफाई करके कहाँ लेके जाते हैं, रिक्लासिफाई टू पीएनएल। एनआर वाली कहाँ जाती है, डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। तो जो एफसीटीआर एक्सचेंज डिफरेंस था ये वाला 50 का, ये कहाँ चला जाएगा, ये ओसीआईआर के आइटम में हमें इंडेक्स 21 बोलते हैं, तो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। और जो आपके पास ये वाली आइटम है ओसीआईएनआर के आइटम होती है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके पास ध्यान रखनी है। तो टोटल पीएल में कितना जा रहा है, सर एक तो ये इन्वेस्टमेंट को आपने बढ़ाया वैल्यू को, फेयर वैल्यू पे लेके आए, और एक ये जो एफसीटीआर वाला था, तो टोटल आपके पास 125 पीएल में गया है, टोटल इतना गया, ठीक है ना, 125 इन द पीएल। तो ये हमें बताना था। इसका थ्योरेटिकल पार्ट ना मैंने ऑलरेडी इंडेक्स 103 के नोट्स में लिखा हुआ है, जहाँ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है, तो नॉट टू वरी, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि अब हमें वो ये चीज तो समझ इंडेक्स 28 में आती है ना कि क्या चीजें लिख रहे हैं, चाहे ये चीज समझ आ सकती थी, पर ये वाली चीज जो वो लिख रहा था ये समझ तो मैं 28 के बाद ही आती है ना, इसलिए मैं 28 में कराया था इसको, ठीक है ना, 28 के बाद। और वैसे ही बिल्कुल लास्ट में सिलेबस में इसलिए कराता हूँ क्योंकि एफसीटीआर भी अब ये आर के आइटम है, ये हम बाद में जाके सीखते हैं इंडेक्स 21 में, इसलिए मैं ऐसे बिल्कुल सिलेबस खत्म होने के लास्ट में कुछ टॉपिक जो हमारे सब करने के बाद ही समझ आते हैं तब करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल एक और ऐसा क्वेश्चन है आरटीबी का, ये आप अपने पास कर सकते हैं, ये मैंने डाला हुआ है नोट्स में आपके पास, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, वैल्यूज भी आपके पास सेम है, सब डाला हुआ है, तो आपका कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है ना। तो विद दिस बेटा आपके पास में जो ये वाला स्टैंडर्ड था ना इंडेक्स 28 इन एवरी मैनर, और इसका हर वेराइटी का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दिया है, कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी जो आया था वो भी करा दिया जो 110 के साथ मिला के था, सारे पॉइंट सारी चीजें सब डिस्कस करा दिए, तो आपका कुछ भी पेंडिंग नहीं बचेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। होपफुली आपका स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से आपका रिवाइज हो गया होगा। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं सुनी थी,
जो भी ये नोट्स है कहाँ मिलेंगे, आपको डाउट रह सकता है, तो वो आपको इसी वीडियो के नीचे बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और इसी प्रकार से बाकी भी इंडियस आप लोगों के बेटा मैं काफ़ी सारे पहले भी अपने पास में डाल चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो आप अपने पास में प्लेलिस्ट को रेफर कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे देखने को मिल जाएगा। और जो बचे हुए इंडिया से वो आप लोगों के लिए आने वाले कुछ दिनों में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। सो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए एंड अपना ख्याल रखिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करो और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ एफर। आप इन रिवीजन वीडियोस के जरिए और अपनी प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आप लोग अपने पास में इस पेपर के अंदर में बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं बेटा आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू, बाय बाय।